आज के इस वीडियो में जानेंगे कैसे पारा जंबल के क्वेश्चंस को थोड़ी सी अवेयरनेस और थोड़े से स्ट्रीट स्मार्टनेस के साथ आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेकंड एपिसोड ऑफ पारा जंबल्स। इस वीडियो में आपको ये सीखने को मिलेगा कि पेयरिंग की मदद से हम कैसे अपना टाइम बचाएंगे और 100% एक्यूरेसी अचीव करेंगे पारा जंबल के मेंस लेवल के क्वेश्चन में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। जिन्होंने एपिसोड 1 नहीं देखा था मेरा, इस वीडियो को खत्म करके एपिसोड 1 जरूर देख लेना। उसमें भी मैंने ये बताया था कि पेयरिंग कैसे की जाती है। मैं अभी फिर से बताऊंगा कि पेयरिंग कैसे की जाती है। ऑप्शन की मदद से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करेंगे, पहले ट्राई कर लेंगे, फिर मेरा सोल्यूशन देखेंगे। आई एम अज्यूमिंग आपने वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लिया है। मैं सोल्यूशन की तरफ बढ़ रहा हूँ। एक एक करके सबसे पहले हिंदी समझते हैं, फिर हम समझेंगे पेयर कैसे बनाया जाता है। क्या लिखा है कि निकोलस कोरियर किसी का नाम है, इज नॉट अ यूजुअल फोटोग्राफर। निकोलस कोरियर जो है ना, वो एक आम फोटोग्राफर नहीं है। ही यूजेस अ काइट टू होइस्ट हिज कैमरा इनटू द स्काईज। वो एक पतंग का इस्तेमाल करता है अपने कैमरे को आकाश में उड़ाने के लिए। एंड क्लिक्स फोटोग्राफ्स व्हाइल द कैमरा डैंगल्स मिड एयर। और वो तब फोटोग्राफ क्लिक करता है जब उसका कैमरा हवा में लटक रहा होता है। डैंगल का मतलब होता है लटकना, ठीक है। सो वो जब वो डैंगल कर रहा होता है, जब वो लटक रहा होता है कैमरा हवा में, तब वो उससे फोटो खींचता है। बी में लिखा है ही इज अ काइट एरियल फोटोग्राफर। वो क्या है? वो एक काइट एरियल फोटोग्राफर है, ठीक है। काइट मतलब पतंग। सो वो एक पतंग में फंसाकर फोटो क्लिक करने वाला एक फोटोग्राफर है। सी में लिखा है फैसिनेटेड, इस बात से उत्सुक होकर, ही लिटरली टाइड हिज टू हॉबीज। उसने अपने दोनों हॉबीज को आपस में टाई कर दिया, आपस में बांध दिया। काइट फ्लाइंग एंड फोटोग्राफी टुगेदर फॉर अ लिविंग। उसने अपने दोनों हॉबीज को, कौन कौन से हॉबीज को? पतंग उड़ाने को हॉबी नंबर 1 और फोटोग्राफी हॉबी नंबर 2। इन दोनों को उसने आपस में बांध दिया, आपस में जोड़ दिया, और इससे वो अपना जीवन व्यापन करने लगा। विच मीन्स कि उसने अपना करियर बना लिया इस चीज को, जो उसकी दोनों हॉबीज थी, काइट फ्लाइंग की और फोटोग्राफी की। डी में लिखा है ड्यूरिंग अ ट्रिप टू इंडिया टू मेक अ फोटो रिपोर्ट ऑन काइट मेकिंग, ही लर्नड अबाउट दिस यूनिक स्टाइल ऑफ फोटोग्राफी। लिखा है कि एक जो उसने जो ट्रिप किया था ना, कहाँ का ट्रिप किया था? इंडिया का जो ट्रिप किया था। कुछ फोटो रिपोर्ट बनानी थी उसके, उसको पतंग उड़ाने के ऊपर। मतलब लोग रिसर्च करते हैं ना, तो पतंग के ऊपर वो रिसर्च करने के लिए भारत आया था। उसको एक फोटो रिपोर्ट बनानी थी, जहां पे उसने सीखा अपने यूनिक स्टाइल ऑफ फोटोग्राफी के बारे में। जहां पे उसने सीखा अपने यूनिक स्टाइल ऑफ फोटोग्राफी के बारे में, ठीक है। 6 में लिखा है टुडे ही इज वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन काइट एरियल फोटोग्राफर्स इन द वर्ल्ड। आज वो जाना जाता है वन ऑफ द मतलब वन ऑफ द बेस्ट जो एरियल फोटोग्राफर्स है दुनिया का, उसके नाम से। मतलब आज लोग उसको हर तरफ अच्छे से जानते हैं, अगर एरियल फोटोग्राफी की बात की जाए तो। ये इसका पूरा का हिंदी था। ये उन बच्चों के लिए जो हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़कर आए हैं, जिनको ट्रांसलेट करने में मुश्किल होती है, उनके लिए मैं हर एक क्वेश्चन को पूरा हिंदी ट्रांसलेट करके दिखाऊंगा, ठीक है। अब आएंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है या किया जा सकता था। जिन बच्चों ने एपिसोड 1 नहीं देखा, ये उनके लिए। हमेशा हर क्वेश्चन में जब भी आपके सामने होगा, उसमें आप दो चीजों का ध्यान रखेंगे। पहला ये कि ऑप्शंस की मदद पूरी की पूरी लेनी है, और दूसरा, हमेशा कोशिश करनी है कि किसी भी सेंटेंस को उठा के उसकी पेयरिंग बना दी जाए। अब पेयरिंग कैसे बनाएंगे? ऐसा नहीं करेंगे कि हम लोग एक को उठाया और हम एक एक करके देखेंगे किसके साथ पेयर बन रहा है। ये नहीं करना। जब आप पहली बार पढ़ रहे होगे ना कुछ आपके दिमाग में टिक जाएगा। कहीं ना कहीं जाके आप फंस जाओगे, जहां पे आपको अंदाजा लगने लगेगा कि जो शब्द आपने पढ़ा है, ये शब्द या ये आइडिया किसी और सेंटेंस में भी था, और वहां से आप इसको पेयरिंग करोगे। कहने का मतलब यह है कि जो सेंट्रल आइडिया एक सेंटेंस दे रहा होगा, डेफिनेटली कोई दूसरा सेंटेंस उससे कनेक्टेड होगा। आपको बस उस कनेक्शन को ढूंढ के निकालना है, ठीक है। अब जब मैं आपको समझा रहा था, जब मैं इस क्वेश्चन को पढ़ रहा था, तो मुझे एक सेंटेंस मिला था। आप कहीं से भी कर सकते हो, जरूरी नहीं जो मैं बोल रहा हूं वही सही है। आप कहीं से भी कर सकते हो। मुझे क्या दिखा, मैं आपको वो अप्रोच सिखाना चाह रहा हूं। यहां लिखा होता फैसिनेटेड, मतलब बहुत उत्सुक होके। ही लिटरली टाइड हिज टू हॉबीज। उसने अपने दोनों हॉबीज को आपस में जोड़ दिया, ठीक है। कौन कौन सी हॉबीज को? काइट फ्लाइंग को और फोटोग्राफी को। इसने दोनों हॉबीज को आपस में जोड़ दिया। यहां लिखा हुआ है फैसिनेटेड, मतलब बहुत उत्सुक होकर। किस चीज से ही उत्सुक था?
कहां पे बात की गई थी? उसने अपने दोनों हॉबीज को काइट फ्लाइंग और फोटोग्राफी, क्या कोई ऐसा लाइन है जहां पे काइट फ्लाइंग और फोटोग्राफी दोनों का जिक्र किया गया हो जो उसे मिला हो? डी में था। डी में क्या लिखा हुआ था कि जब उसने इंडिया का ट्रिप किया, उसको एक फोटो रिपोर्ट बनानी थी, तो उसने काइट वहां पे देखी और वहीं पे उसने सीखा यूनिक स्टाइल फोटोग्राफी का। क्या आपको नहीं लगता कि अगर हम डी को पहले पढ़े हैं कि जब वो भारत आया फोटो रिपोर्ट बनाने के लिए, उसने काइट मेकिंग देखी, उसने यूनिक स्टाइल के बारे में सीखा, और अगले लाइन में हम ये बोलेंगे कि इससे फैसिनेट होके, यहां पे फैसिनेटेड वर्ड को यूनिक वर्ड से जोड़ना, ये यूनिक चीज थी जो उसने सीखी थी, इससे फैसिनेट होकर उसने इन दोनों हॉबीज को जोड़ दिया। कौन से हॉबीज को? एक तो वो काइट मेकिंग के लिए भारत आया था तो काइट कर उड़ाना उसकी हॉबी थी, और दूसरा उसने फोटोग्राफी भी सीखी थी, यहां आकर यूनिक स्टाइल, इस फोटोग्राफी भी उसकी हॉबी थी। इन्हीं दोनों हॉबीज का जिक्र तो इस सेंटेंस में भी किया गया है, जिसका मतलब यह है डी के बाद क्या होना चाहिए था? सी होना चाहिए था। अब देखो, जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मुझे ये चमका, हो सकता है आपको ये चमका हो कि ए के बाद बी या बी के बाद सी या सी के बाद ए होगा। आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन को बना सकते हैं, ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं बस आपको अप्रोच सिखा रहा हूं, आंसर नहीं सिखा रहा। तो डी के बाद सी होगा। नाउ वी विल गो थ्रू द ऑप्शंस। कहां डी के बाद सी है? यहां पे डी के बाद सी है, यहां पे डी के बाद सी नहीं है, यहां के बाद डी के बाद सी नहीं है, यहां पे डी के बाद सी नहीं है, तो आंसर कौन सा होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्या क्लियर है सबको? आगे बढ़ सकते हैं क्या हम लोग यहां से? चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं। एक बार आप पढ़ लो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 को, तब तक मैं जरा पानी पी लूं। चलो, तो मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आपने क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लिया है और अब आप मेरे सोल्यूशन के लिए रेडी हो। ठीक है, शुरू करते हैं। क्या लिखा है? व्हेन आई स्टडीड इंजीनियरिंग 35 ईयर्स बैक आई वॉज द ओनली गर्ल इन द कोर्स। जब मैंने इंजीनियरिंग पढ़ी थी 35 साल पहले, मैं इकलौती लड़की थी जो उस कोर्स में थी। अच्छा, ये ब्लू से मार्क्ड है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैं बोलना भूल गया कि ये 1 जो और 6 जो ब्लू से मार्क्ड है ना, इसका मतलब है ये अपनी जगह पे फिक्स्ड है। आपको इसको नहीं अरेंज करना, आपको बीच वाले को अरेंज करना है। मैं मान के चल रहा था ये बातें आपको पता होंगी, पर बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो फर्स्ट टाइम ऐसा देख रहे होंगे, इसलिए मैं बता देता हूं। ये ए और एफ जो है ये दोनों ब्लू से मार्क्ड है, जिसका मतलब इसका पोजीशन फिक्स्ड है। आपको इसको अरेंज नहीं करना, इसकी मदद से आपको बीच के चार अरेंज करने हैं। ठीक है, ऑप्शन देके खैर आपको पता लग ही गया होगा। सो ए में क्या था कि जब मैं इंजीनियरिंग पढ़ने, व्हेन आई स्टडीड इंजीनियरिंग 35 इयर्स बैक, जब मैं इंजीनियरिंग करने गई थी 35 साल पहले, आई वाज द ओनली गर्ल इन द कोर्स। मैं केवल इकलौती लड़की थी पूरे कोर्स में। पी में लिखा है पीपल ऑफन आस्क मी हाउ आई मैनेज्ड। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं मैंने कैसे मैनेज किया था उस वक्त। सी में है आई कुड ओनली सी बॉयज एंड मोर बॉयज एवरीवेयर। लिखा हुआ है मुझे सिर्फ और सिर्फ लड़के नजर आते थे हर तरफ। डी में है बट व्हेन आई लुक बैक आई फील इट वॉज नॉट वेरी डिफिकल्ट। लेकिन जब मैं वापस देखती हूं तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि यह बहुत मुश्किल नहीं था। ई में हैविंग अ गर्ल इन द क्लास वॉज अनयूजुअल फॉर द बॉयज। लिखा हुआ है लड़कों के लिए क्लास में एक लड़की का होना बहुत अनयूजुअल था। एंड इनिशियली आई वॉज द टारगेट फॉर अ लॉट ऑफ टीजिंग। और शुरू शुरू में मैं बहुत परेशानियों मतलब से मुझे झेलना पड़ा था, लोग मुझे बहुत परेशान करते थे। एफ में बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया दे बिकेम माई बेस्ट फ्रेंड्स। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए। अगेन अब हम इसमें पेयर करेंगे। आप पेयर किसी भी तरीके से कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। मैं क्या पकड़ रहा हूं? मैं पकड़ रहा हूं एफ को। मैं क्यों एफ को पकड़ रहा हूं मैं बताता हूं। लिखा था बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे बिकेम, मुझे ये प्रोनाउन खटका यहां पे। दे बिकेम माई बेस्ट फ्रेंड्स, वो लोग मेरे सबसे अच्छे दोस्त बन गए। यहां दे किसके लिए आया है? हम किसकी बात कर रहे हैं? हमने जब पूरी कहानी पढ़ी तो हमें यह समझ में आया कि एक महिला है जो ये बता रही है कि वो इकलौती लड़की थी अपने पूरे कोर्स में, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ लड़के थे। बाद में ओवर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कुछ समय गुजरने के बाद, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए। तो वो मतलब कौन? वो मतलब डेफिनेटली बॉयज, क्योंकि लड़की तो एक ही थी यहां पे। इसका मतलब बॉयज उनके बहुत अच्छे दोस्त बन गए। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बॉयज उनके बहुत अच्छे दोस्त बन गए। ये बात समझ में आ रही है सबको? अब देखो कहां पे बॉयज का जिक्र किया गया था। क्या बी में कहीं पे बॉयज का जिक्र किया गया था? नहीं। क्या डी में कहीं पे बॉयज का जिक्र किया गया था? नहीं। क्या सी में था? बिल्कुल था। क्या ई में था? बिल्कुल था। इसका मतलब
एफ के पहले या तो सी होना चाहिए या तो एफ के पहले ई होना चाहिए। क्लियर है बात? आगे बढ़ेंगे। अच्छा, यहां लिखा था बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये मैंने पहले भी कवर किया है, कई बार मैं कह चुका हूं। बट का मतलब क्या होता है? बट का मतलब होता है जब आप दो कॉन्ट्रास्ट चीजों को आपस में जोड़ेंगे। एंड कंजंक्शन वहां लगता है जहां पे आप दो इक्वल चीजों को आपस में जोड़ते हैं। बट कंजंक्शन वहां लगता है जहां पे आप दो कॉन्ट्रास्ट चीजों को आपस में जोड़ते हैं। कॉन्ट्रास्ट कहने का मतलब क्या है कि पहला वाला सेंटेंस पॉजिटिव है तो दूसरा वाला नेगेटिव टोन का होगा, पहला वाला अगर नेगेटिव है तो दूसरा वाला पॉजिटिव टोन का होगा, यही होता है ना। अब देखो जरा सेंटेंस में बट के साथ क्या लिखा हुआ था। बट के साथ लिखा हुआ था ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जैसे जैसे वक्त गुजरता गया दे बिकेम माई बेस्ट फ्रेंड्स, वो लोग मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए। अगर वो लोग मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए तो ये बात तो पॉजिटिव है ना। अगर ये बात पॉजिटिव है तो डेफिनेटली इसके पहले जो सेंटेंस रहा होगा वो नेगेटिव होना चाहिए था, तभी तो हम बट लगा रहे हैं यहां पे। अच्छा, इसमें देखो लिखा हुआ है सी में, क्योंकि हमारे पास ये ऑप्शन था कि एफ के पहले या तो हम सी बिठाएं या तो हम ई बिठाएं। मैं कह रहा हूं क्या बैठेगा वो चेक कर लेते हैं। सी में लिखा हुआ आई कुड ओनली सी बॉयज एंड मोर बॉयज एवरीवेयर, मैं हर तरफ सिर्फ और सिर्फ लड़के देखती थी। क्या ये सेंटेंस नेगेटिव है? लग तो नहीं रहा। ई में है हैविंग अ गर्ल इन द क्लास वाज अनयूजुअल फॉर द बॉयज, एक लड़की का क्लास में होना उन लड़कों के लिए बहुत अनयूजुअल था। एंड इनिशियली आई वाज द टारगेट फॉर अ लॉट ऑफ टीजिंग, और शुरू शुरू में मुझे बहुत परेशान किया गया। क्या आपको नहीं लगता ये नेगेटिव टोन है कि शुरू शुरू में मुझे बहुत परेशान किया गया लेकिन आगे चल के वो मेरे दोस्त बन गए? बिल्कुल ठीक बैठ रहा है। इसका मतलब यह है कि एफ के पहले क्या होना चाहिए था? ई होना चाहिए था। एफ के पहले अगर ई होना चाहिए था तो क्या मैं इसको ऐसे बोलूं कि हमारा अरेंजमेंट ई पे जाके खत्म हो जाएगा, क्योंकि एफ लास्ट था, हमारा अरेंजमेंट ई पे जाके खत्म हो जाएगा। यहां पे डी लिखा है, नहीं हो सकता। ई लिखा है, हो सकता है। सी लिखा है, नहीं हो सकता। बी लिखा है, नहीं हो सकता। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। मैंने जब पिछला वीडियो बनाया था तो एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर इतना एग्जाम में करना पॉसिबल है क्या? आपके सामने शायद आंसर इसलिए आप बना ले रहे हो। देखो, जब भी मैं कुछ पढ़ाता हूं ना तो पहले मैं खुद बना के ट्राई करता हूं, और मैं ही नहीं, हर टीचर ट्राई करता है। ऐसा नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूं ये मुझे मतलब ब्रह्मा जी ने आके वरदान दिया था, ऐसा कुछ नहीं। चूंकि एज अ टीचर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो एक आइडिया लग गया है। आपको भी एक आइडिया लग जाएगा। कैसे पता चलेगा कि अरेंजमेंट एफ से स्टार्ट होगा? ये चीजें प्रैक्टिस से आएंगी और इसका कोई उपाय नहीं है। हमें इसलिए आती हैं क्योंकि हमने प्रैक्टिस बहुत की है। आप भी जब प्रैक्टिस बहुत करेंगे तो आपको भी आने लगेगी। क्यों मैंने एफ को ही उठाया, डी को नहीं उठाया या सी को नहीं उठाया? ये अनुभव से पता चलता है, ये एक्सपीरियंस से पता चलता है, और एक्सपीरियंस केवल प्रैक्टिस से आता है। तो इसका कोई उपाय नहीं। अगर आपसे अभी नहीं बन रहा तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, पर आपसे आज से 60 दिन के बाद जब मेंस का एग्जाम है तब भी ना बने, वो शर्म की बात होगी, क्योंकि फिर आप 60 दिन प्रैक्टिस ही नहीं करोगे। अगर आपने इस बीच में बहुत प्रैक्टिस किया ना तो ये चीजें आपको एग्जाम में दिखने लगती हैं, और यहीं पे टाइम बचता है, यहीं पे एक्यूरेसी आती है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। लिखा हुआ है द मंथ वॉज जनवरी, महीना कौन सा था? जनवरी का महीना था। ऑन द फर्स्ट मॉर्निंग ऑफ द फेस्टिवल द मेजी वुड बी सेट अलाइट इनवोकिंग द ब्लेसिंग्स ऑफ अग्नि द गॉड ऑफ फायर। लिखा है कि पहली सुबह जो फेस्टिवल की जो पहली सुबह है उसमें द मेजी, जो मेजी पता नहीं किसे कहते हैं, उसे आग लगाया जाता है ताकि अग्नि देवता को बुलाया जा सके, जो कि अग्नि देवता हमारे जो हिंदू रिलीजन है उसमें माना जाता है कि वो आग के देवता है। तो अग्नि देवता के ब्लेसिंग्स को मतलब मांगा जाता है आग लगाकर मेजी में। आप यहां पर देख रहे होंगे मेजी के आगे द लगा हुआ है। ये बात हमने पहले भी डिस्कस की है कि अगर किसी चीज के आगे द लगा हुआ है इसका मतलब उसका जिक्र पहली बार नहीं हुआ होगा, जरूर उसके पहले कोई ना कोई सेंटेंस होगा जहां पे मेजी का जिक्र पहली बार कर चुके होंगे, तभी हम यहां पे द मेजी कह रहे हैं। इसका मतलब हम बी से सेंटेंस का अरेंजमेंट स्टार्ट नहीं कर सकते। आपको दिख रहा होगा कोई भी ऑप्शन बी से स्टार्ट नहीं है। सी में लिखा है देयर वुड बी मच फीस्टिंग एंड मेरीमेंट ड्यूरिंग द फेस्टिवल, फेस्टिवल के दौरान बहुत खान पान होता है और बहुत खुश रहते हैं लोग। मेरीमेंट मतलब बहुत खुशियां मनाते हैं, फीस्टिंग मतलब भोजन करना। सो बहुत पार्टी होती है, बहुत फीस्टिंग होती है, बहुत खाना खाते हैं लोग, बहुत खुश रहते हैं। किसके दौरान? फेस्टिवल के दौरान। डी में लिखा है ईच हाउस होल्ड वुड बिल्ड अ मेजी अ पाइल ऑफ फायरवुड स्टैक्ड नीटली टुगेदर इन देयर बैकयार्ड। हर घर जो है वो एक मेजी बनाता है। मेजी क्या होता है? लकड़ियों को एक जगह पे जमा किया जाता है ताकि घर के पीछे, ताकि उनको आग लगाया जा सके, उसको मेजी कहते हैं। ठीक है। ई में है द बिहू फेस्टिवल वॉज फास्ट अप्रोचिंग, बिहू फेस्टिवल जो है वो बहुत तेजी से आ रहा था। एफ में लिखा है लेट्स बिल्ड अ चैंपियन मेजी दिस ईयर, रिकी सजेस्टेड अ फ्यू डेज बिफोर द फेस्टिवल। लिखा हुआ है कि इस बार बहुत अच्छा, बहुत बड़ी, जीतने लायक मेजी बनाते हैं, रिकी ने सजेस्ट किया फेस्टिवल से कुछ दिन पहले। क्लियर है क्या? आ जाओ पेयर करते हैं।
पेयर बनाते हैं। ठीक है, मैंने पहले बोला, दोबारा बोल रहा हूं, कोई वर्ड है जहां पे आपका ध्यान टिक जाएगा और आप वहां से पेयरिंग करने लगोगे। मेरा ध्यान टिका था मेजी पे। देखो, एक बार मेजी यहां आया है, एक बार मेजी यहां आया है, इसका मतलब कोई ना कोई कनेक्शन बी और सी में है, कोई ना कोई कनेक्शन बी और सी में है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, ये बात तो बिल्कुल होनी चाहिए। अच्छा, आगे देखेंगे इसमें। अब जो बोल रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना। यहां पे द मेजी लिखा हुआ है, यहां पे अ मेजी लिखा हुआ है। दोनों में क्या फर्क है? बिल्कुल फर्क है साहब। यहां पे आप मेजी को पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं, मेजी इज बीइंग यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, इसलिए आप उसके आगे आर्टिकल अ लगा रहे हो, जो कि इंडेफिनिट आर्टिकल होता है। यहां पे आप द लगा रहे हो, इसका मतलब आपने पहले कभी ना कभी जिक्र किया था। फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ अ बॉय इन मार्केट टुडे, मैंने मार्केट में आज एक लड़के को देखा। द बॉय वॉज वेरी हैंडसम, वो लड़का बहुत हैंडसम था। मैंने जैसे द बॉय बोला, हिंदी हो गया वो लड़का। मैंने पहले वाले में अ बोला क्योंकि वो एक ऑर्डिनरी आदमी था जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, इसीलिए यहां पे मेजी का जिक्र के आगे ए लगा हुआ है। इसका मतलब पहले हम डी कनेक्ट करेंगे और उसके बाद क्या कनेक्ट करेंगे? बी। तो डी में बोला गया कि हर घर में एक मेजी बनता है जिसमें लकड़ियों को एक साथ रखा जाता है। और फिर बताया गया मेजी में होता क्या है, तो बोला गया पहली सुबह को मेजी को क्या किया जाता है? आग लगाया जाता है, जिसका मतलब डी के बाद क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। डी के बाद क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। आ जाओ ऑप्शन पे देखते हैं, डी के बाद बी चाहिए हमें। क्या यहां पे डी के बाद बी है? नहीं, नहीं है, आंसर नहीं हो सकता। डी के बाद बी है, डी के बाद बी है, डी के बाद बी नहीं है, आंसर नहीं हो सकता। दो ऑप्शन हमने काट लिया, दो ऑप्शन हमने काट लिया। अब हमारे पास ऑप्शन बचे या तो 2 या तो 3। अच्छा देखना, 2 और 3 दोनों ई से स्टार्ट है, इसका मतलब ये बात तो पक्की है कि ए के बाद ई बैठेगा। द मंथ वॉज जनवरी, जनवरी का महीना था। ई में द बिहू फेस्टिवल वॉज फास्ट अप्रोचिंग, बिहू फेस्टिवल बहुत जल्दी आ रहा था। मुझे एक और वर्ड दिख गया यहां पे, बिहू फेस्टिवल। यहां से हम एक और पेयरिंग कर सकते हैं। क्या आपको और कहीं पे फेस्टिवल दिख रहा है? जी मुझे सी में फेस्टिवल दिख रहा है। लिखा था बिहू फेस्टिवल बहुत जल्दी आ रहा है, और सी में लिखा है कि उस फेस्टिवल में, देखो ड्यूरिंग द फेस्टिवल, यहां पे द यूज किया गया। कौन सा फेस्टिवल की बात हो रही है? बिहू फेस्टिवल की बात हो रही है, इसलिए यहां पे द यूज किया गया, क्योंकि उसके पहले वाले सेंटेंस में ऑलरेडी फेस्टिवल का जिक्र था। तो लिखा कि बहुत फेस्टिंग और बहुत मेरीमेंट होता है उस फेस्टिवल के दौरान। कौन सा फेस्टिवल? ई में बता दिया गया, बिहू फेस्टिवल के दौरान। इसका मतलब ई के साथ किसका पेयर बना? सी का। तो हमने दो पेयर बनाए हैं, डी के साथ बी का, ई के साथ सी का, ई के साथ सी का, ई के साथ डी का पेयर है। आंसर नहीं हो सकता। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2। उम्मीद करता हूं क्लियर है ये भी। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। लिखा हुआ वी सून रैन इनटू अ नोमैड्स टेंट, हम जल्दी ही एक खानाबदोश के टेंट की तरफ पहुंचे। वेयर वी वर वेल रिसीव्ड, जहां पे हमें बहुत अच्छे से वेलकम किया गया। एंड अलाउड टू ग्रेज आवर याक टू हिज हर्ट्स कंटेंट, और हमारा जो याक था, ये जरूर किसी बर्फीले इलाके की बात हो रही है, हमारा जो याक था उसे चरने को दिया गया, जितना वो चरना चाहे उतना। ठीक है, ये फिक्स्ड है, आपको दिख रहा होगा ब्लू कलर से मैंने मार्क कर रखा है, ये फिक्स्ड है, इसे अरेंज नहीं करना है। बी में लिखा है शी क्विकली मेड अस कप्स ऑफ बटर टी एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई ड्रैंक दिस ब्रू विथ relish। लिखा हुआ है कि उन्होंने, यहां पे शी का इस्तेमाल किया गया है, शी का इस्तेमाल एक महिला के लिए हो रहा है। ठीक है, लिखा हुआ है कि उन्होंने हमारे लिए कप्स ऑफ बटर टी बनाया, और पहली बार मैंने ये पिया था, मतलब आज तक मैंने कभी बटर टी नहीं पिया था, पहली बार मैंने ये बटर टी पिया और बहुत रेलिश के साथ पिया, बहुत मजे के साथ पिया। ठीक है, बी से स्टार्ट नहीं हो सकता क्योंकि यहां पे लिखा होता शी क्विकली, ये शी किसके लिए आ रहा है? मैं कह रहा हूं कि उन्होंने, पहले में हमने लिखा कि हम जल्दी खानाबदोश के घर पहुंचे। बी में मैं कह रहा हूं कि उन्होंने हमारे लिए कप ऑफ बटर टी बनाया। यहां पे ये नोमैड शी है, कहां पता चला? हम अपने मन से यहां प्रोनाउंस शी का क्यों यूज कर रहे हैं? इसका मतलब बी वाले ऑप्शन से शुरू नहीं हो सकता, ये तो ऐसे ही गलत है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सी में लिखा हुआ है दिस टाइम आवर होस्टेस वॉज अ यंग वुमेन, इस बार हमारी जो होस्टेस थी वो कौन थी? एक यंग वुमेन थी, एक यंग महिला थी। अब सी के बाद बी हो सकता था, इमीडिएट बाद ना हो, पर सी के बाद कहीं ना कहीं बी होगा, क्योंकि हमने जिक्र कर लिया है एक महिला का और उसके बाद हम उनके लिए शी यूज कर रहे हैं, तो ये बात तो पक्की है कि ये जो शी कह रहे हैं ये यंग वुमेन को कहा जा रहा है। डी में ओनली देन डिड वी नोटिस व्हाट अ पिक्चरेस्क फिगर आवर यंग होस्टेस मेड, लिखा हुआ है कि उसके बाद हमने रियलाइज किया, केवल उसके बाद हमने रियलाइज किया कि हमारी जो होस्टेस हैं वो कितनी खूबसूरत है। पिक्चरेस्क मतलब होता है देखने लायक फिगर है। ठीक है, ई में लिखा हुआ है द वार्मथ रैन थ्रू आवर फ्रोजन बॉडीज, जो गर्माहट थी ना उसकी, वो हमारे एकदम कपकपाए हुए शरीर में, जमे हुए शरीर में दौड़ा।
एंड ब्रॉट अस टू लाइफ अगेन, और ऐसा लगा कि हम फिर से जी लिए। एफ में है, she wore a sheepskin cloak reaching down to the ground, and in her long black pigtail she wore a mussel shells, silver coins and various cheap ornaments imported from abroad। लिखा हुआ है कि उन्होंने एक sheep skin cloak पहना था। क्लोक क्या होता है? जो ओवरकोट जैसा होता है ना, जो लंबा सा कोट लोग ठंडे इलाके में पहनते हैं, उसको कहा गया है। तो वो एक sheep skin cloak पहने हुई थी, जो जिसकी हाइट जमीन तक थी, उनके लंबे बाल थे, ठीक है, जिसमें उन्होंने शेल्स पहने हुए थे, सिल्वर कॉइन्स लगाए हुए थे और कुछ चीप ऑर्नामेंट्स पहने हुए थे, ठीक है। ये उस लेडी के का बखान हो रहा है। क्लियर है? अब देखो, आप कहीं से भी इसको अरेंज कर सकते थे, मैं कहां से अरेंज कर रहा हूं मैं वो बता रहा हूं। मैं बार बार कह रहा हूं, जो तरीका मैं बता रहा हूं केवल वही तरीका नहीं है बनाने का, आप अपना तरीका यूज करो, ठीक है। मुझे जहां से लिंक मिल रहा है मैं वहां से पकड़ रहा हूं, आपको कहीं और से भी लिंक मिल सकता है। ध्यान देंगे ना, 4 नंबर पे मैंने पकड़ा यहां ई नंबर से, क्या लिखा हुआ था? द वार्मथ रैन थ्रू आवर फ्रोजन बॉडीज। जो गर्माहट थी वो हमारे एकदम जो जमा हुआ शरीर था ना, उससे दौड़ गई। अब मुझे बताओ कौन से वार्मथ की बात हो रही है? यहां पे कौन सा ऐसा सेंटेंस था जिसमें वार्मथ की बात की गई थी? क्या गर्माहट देगी हमारे शरीर को जिससे हमें, मतलब हमारे फिर से जीवन आ जाए? सोचो, बहुत ठंडे इलाके में तुम गए हो, बहुत ठंड लग रही है, तुम्हारा शरीर जमा हुआ है और तुम्हें कोई चीज बहुत गर्माहट देगी। क्या वो चीज है? किसमें जिक्र किया गया था? बी में जिक्र किया गया था कि उसने हमें कप ऑफ बटर टी पिलाया। तुम एक बिल्कुल ठंडे प्रदेश में हो, गरम गरम बढ़िया सी चाय मिल जाए, ऐसा नहीं लगेगा जिंदगी का मजा आ गया? इसका मतलब यह है, ये कौन से वार्मथ की बात की गई थी? जो वार्मथ बटर टी पीकर मिला, उस वार्मथ की बात की गई। तो यहां क्या लिखा हुआ था कि उन्होंने हमें जल्दी से बटर टी पिलाया, जिसको हमने बड़े अच्छे से रिलीज किया, और उसकी जो गर्माहट थी वो पूरे शरीर में दौड़ गई। इसका मतलब बी के साथ ई का कॉम्बिनेशन बनेगा या नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा साहब। अगर बी के साथ ई का कॉम्बिनेशन बनेगा, याद करो ऑप्शन नंबर 1 हम पहले काट चुके हैं। हम बाकी देखेंगे, कहां बी के बाद ई है, बी के बाद ई नहीं है, बी के बाद ई है, बी के बाद ई नहीं है, बी के बाद डी है। गलत है, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। आप कहीं और से भी बना सकते थे, जहां से आपको ठीक लगा। मुझे जो ठीक लगा मैंने वहां से बनाया है। क्वेश्चन नंबर 5 पे पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, आई हैव सीन अ ग्रेट मैनी हाउसेस इन माई टाइम, लिटिल एंड बिग, न्यू एंड ओल्ड, बिल्ट ऑफ स्टोन एंड ऑफ वुड, बट ऑफ वन हाउस आई हैव केप्ट अ वेरी विविड मेमोरी। लिखा हुआ है, मैंने अब बहुत सारे घर देखे हैं अपने जीवन में, कुछ छोटे घर, कुछ बड़े घर, कुछ नए घर, कुछ पुराने घर, कुछ ऐसे थे जो पत्थर से बने थे, कुछ ऐसे थे जो लकड़ियों से बने थे, लेकिन एक ऐसा घर है जो मेरे याददाश्त में बिल्कुल क्लियर है। विविड का मतलब होता है क्लियर, नहीं पता है तो लिख लेना, एसएससी ने एक बार सिनोनिम में भी पूछा है। विविड का मतलब होता है क्लियर। तो एक ऐसा घर है जिसकी याददाश्त बिल्कुल क्लियर है मेरे जीवन, मेरे ध्यान में। बी में लिखा हुआ है, इट वॉज प्रॉपरली स्पीकिंग रैदर अ कॉटेज देन अ हाउस। लिखा हुआ है कि अगर ठीक ठीक से बोले ना, तो वो एक घर नहीं था, एक कॉटेज था, ठीक है। यहां पे ये जो इट लिखा हुआ है, इसका नाउन क्या है? मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं कि वो एक घर नहीं था, वो एक कॉटेज था? पता नहीं ना, इसका मतलब बी वाला आंसर नहीं हो सकता। यहां पे देखना, बी से स्टार्ट था, यहां से शुरू नहीं हो सकता, क्योंकि इट का नाउन हमें नहीं पता चलेगा। लिखा हुआ अ टाइनी कॉटेज ऑफ 1 स्टोरी, ये एक तल्ले का, मतलब एक फ्लोर का एक टाइनी कॉटेज था, जिसमें 3 खिड़कियां थे विद 3 विंडोज, लुकिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली लाइक अ लिटिल ओल्ड हंच बैक वुमन विद अ कैप ऑन। लिखा हुआ है कि ये एक छोटा सा घर था जिसमें 3 खिड़कियां थी, बहुत ही खूबसूरत ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी लुकिंग घर था, जो ऐसा लग रहा था कि एक महिला जो है वो टोपी पहने हुए है, ठीक है। तो उसको कंपेयर किया जा रहा है उसके साथ, तो कहा जा रहा है कि ये घर जो है वो वैसा ही था। सी में द कॉटेज, देखो यहां पे द कॉटेज का जिक्र किया गया है, इसका मतलब इसके पहले कहीं ना कहीं किसी में कॉटेज का जिक्र किया गया था, तभी इसके आगे द लगाया गया है। इसका मतलब हम सेंटेंस को यहां से भी शुरू नहीं कर सकते, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है, द कॉटेज वॉज लॉस्ट टू साइट अमंग द मलबरी ट्रीज। कॉटेज जो है वो छिप जाता था मलबरी ट्रीज, कोई ट्रीज होते होंगे उनके बीच में, acacias and poplars planted by the grandfathers and great grandfathers of its present occupants। जो लोग अभी उस कॉटेज में रह रहे थे, उनके पिता या शायद उनके जो पूर्वज थे, उन्होंने जो प्लांट्स बोए थे ना, भैया प्लांट्स के नाम है मलबरी ट्रीज, अकेसियस, पॉपुलर्स, उसमें कहीं ये कॉटेज खो जाता था। कौन सा कॉटेज पता नहीं, इसका मतलब हम सी से भी शुरू नहीं कर सकते। डी में लिखा हुआ, इट हैड व्हाइट स्टूको वॉल्स, टाइल रूफ एंड अ डिलिपाइडेटेड चिमनी, ठीक है।
लिखा हुआ उसमें व्हाइट स्टूको प्लांट्स थे, टाइल्ड रूफ था और डाइलपिटेटेड चिमनी था। अब देखो ये एक बहुत ही क्लासिक एग्जांपल है टफ टफ वर्ड्स यूज करके क्वेश्चन को मुश्किल बना देने का। हालांकि सोल्यूशन बहुत आसान है, पर इतने टफ टफ वर्ड्स यूज किए हैं कि जो बच्चा प्रॉपर इंग्लिश मीडियम से पढ़कर नहीं आया वो क्वेश्चन पढ़ के ही डर जाएगा कि यार इसका तो हिंदी ही नहीं कर पा रहे। अब यहां से आप सीखोगे कि स्ट्रीट स्मार्टनेस किसको कहते हैं। जरूरी नहीं है कि इसका हिंदी आपको पता हो, बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप अगर छोटी छोटी चीजें पकड़ने की कला अगर आपके अंदर है तो आप ये क्वेश्चन तुरंत बना लोगे। जैसे अभी हमने दो छोटी चीजें पकड़ी ना कि बी और सी से स्टार्ट नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं। अब दोनों ऑप्शन जो बचा है वो ए से स्टार्ट है, इसका मतलब ये तो पक्का है कि सबसे पहले में ए हुआ था। तो ए में क्या लिखा हुआ था कि मैंने बहुत सारे घर देखे, छोटे बड़े नए पुराने, लेकिन एक ऐसा घर है जिसका बहुत क्लियर मेमोरी मेरे दिमाग में है। ध्यान देना यहां पे हाउस की बात की गई थी। अच्छा बी में क्या बोला गया, बी में बोला गया इट वॉज प्रोपरली स्पीकिंग रैदर अ कॉटेज देन अ हाउस। कह रहा है कि अच्छा वो जिसका ध्यान है ना मुझे, वो एक घर भी नहीं था, वो एक कॉटेज था। क्या आपको नहीं लगता कि ए का कनेक्शन बी के साथ? ए में लिखा हुआ था कि मुझे एक घर की बड़ी क्लियर मेमोरी है, फिर बी में बोला कि अच्छा वो घर भी नहीं था बल्कि वो एक कॉटेज था। आप अगर ध्यान दोगे तो न सी में उसके बाद हाउस वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, न डी में उसके बाद हाउस वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। मैं बार बार कह रहा हूं हर जगह पे कोई ना कोई ऐसा शब्द होगा जो कि आपके लिए क्वेश्चन आसान बना देगा। जैसे मेरे लिए यहां पे हाउस वर्ड ने क्वेश्चन आसान बना दिया क्योंकि यहां पे कॉटेज का जिक्र किया गया है, यहां पे और किसी चीज का जिक्र ही नहीं किया गया है। इसका यह मतलब है ना कि हाउस वर्ड जो है वो दो ही ऑप्शन में आया है, या तो वो ए वाले पैराग्राफ में आया तो बी वाले पैराग्राफ में आया। अब अगर मैं अरेंजमेंट देखूं तो दोनों ए से स्टार्ट था, तो उसके बाद डेफिनेटली क्या हो सकता है, बी हो सकता है। तो ए बी का कॉम्बिनेशन बनेगा, ए बी का कॉम्बिनेशन बनेगा। आ जाओ ऑप्शन पे, ए सी का कॉम्बिनेशन है, ए बी का कॉम्बिनेशन है। आंसर होगा या नहीं होगा, बोलो क्लियर है या नहीं है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 पर आएंगे। लिखा हुआ है कि अ वेकेशन इज लुक फॉरवर्ड टू एज अ टाइम टू रिलैक्स। एक वेकेशन जो है उसे लुक फॉरवर्ड किया जाता है, मतलब लोग उसका इंतजार करते हैं ताकि उस टाइम पे लोग रिलैक्स कर पाए। मतलब एक वेकेशन को एक ऐसा समय माना जाता है जिसमें लोग रिलैक्स करते हैं। बी में बट द डेस्टिनी हैड अदर प्लान्स फॉर मी, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। इन दोनों सेंटेंस में एक स्टार्क डिफरेंस है, एक क्लियर डिफरेंस है जो आपको दिख रहा होगा। क्या डिफरेंस है? ये वाला प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है और ये वाला पास्ट टेंस में लिखा हुआ है। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना होता है। तो क्या लिखा हुआ है, अ वेकेशन इज लुक फॉरवर्ड, मतलब ये एक जनरल बात कर रहा है कि एक वेकेशन को लोग कैसे देखते हैं। वेकेशन को एक ऐसे टाइम के लिए देखा जाता है जिसमें लोग रिलैक्स करें। ए में लिखा हुआ था पर किस्मत को कुछ और मंजूर था, इसका मतलब ये किसी स्टोरी का पार्ट है जो घटना पास्ट में हुई है। यहां से तो हम ये बात समझ ही सकते हैं आराम से। अच्छा यहां से ये बात हम भी ये भी समझ सकते हैं कि वन का ए के साथ कोई कनेक्शन नहीं, कोई मीनिंग बैठेगा कि वेकेशन को लोग रिलैक्स करने का समय देखते हैं लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, कोई सेंस नहीं है। इसका मतलब ए से तो शुरू नहीं हो सकता। अच्छा बी में, आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू गो ऑन अ वेकेशन टू गोवा। मैं बहुत एक्साइटेड था, किसके लिए? छुट्टी के लिए। छुट्टी में मैं गोवा जाने वाला था, मैं उसके लिए बहुत एक्साइटेड था। सी में लिखा हुआ माई बैग्स वर पैक्ड, मेरे बैग्स पैक्ड थे, एंड आई डिसाइडेड टू रिटायर अर्ली फॉर द नाइट। मेरे बैग्स पैक्ड थे और मैंने डिसाइड किया कि मैं जल्दी सो जाऊंगा। रिटायर मतलब यहाँ जॉब से रिटायर होने की बात नहीं हो रही, मतलब है रात में जल्दी खत्म कर लूंगा, बीच में मैं जल्दी सोने चला जाऊंगा। डी में है इट इज अ वेलकम ब्रेक फ्रॉम द डेली रूटीन विच इज ऑफन मोनोटोनस। लिखा हुआ ये एक बहुत ही वेलकम ब्रेक होता है डेली रूटीन से जो कि आमतौर पर बोरिंग होता है। मोनोटोनस का मतलब होता है बोरिंग, जो कि आमतौर पर बोरिंग होता है। क्या बोरिंग होता है? डेली रूटीन। तो ये एक डेली रूटीन से ब्रेक होता है जो कि आमतौर पर एक मोनोटोनस रूटीन होता है लोगों का। सी में लिखा हुआ है आई फेल ऑफ द बेड एंड फ्रैक्चर्ड माई फुट। मैं बेड से गिर गया और मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया। ये हिंदी था। अब मैं बता रहा हूं अरेंज कैसे करना है, बड़ा सिंपल सवाल है। अगर आपने जैसे मैंने सोचा, अगर आप वैसे सोच पाते तो यहां पे इज लिखा हुआ था प्रेजेंट टेंस था, यहां पे हैड लिखा हुआ था पास्ट टेंस था। आई वॉज वेरी एक्साइटेड लिखा हुआ था, इसका मतलब ये भी उसी घटना का पार्ट है, ये पास्ट टेंस होगा। माई बैग्स वर पैक्ड लिखा हुआ था, ये वाला भी पास्ट टेंस होगा। इट इज अ वेलकम ब्रेक, ये वाला कौन सा है? प्रेजेंट टेंस होगा। आई फेल ऑफ माई बेड V2 है, इसका मतलब पास्ट टेंस होगा। क्या समझे मीनिंग यहां से?
मीनिंग यह है कि पहले बात की गई है जनरल सेंस में और फिर किसी पास्ट के इवेंट का जिक्र किया गया है। तो पहला जनरल सेंटेंस ये था कि वेकेशन को लोग कैसे देखते हैं, एक रिलैक्स करने के समय में देखते हैं। अच्छा, यहां लिखा था इट इज अ वेलकम ब्रेक, ये एक वेलकम ब्रेक होता है। ये इट का अगर मैं आपसे पूछूं कि इस प्रोनाउन का नाउन क्या है, क्या वेलकम ब्रेक होता है, तो जवाब है वेकेशन। वेकेशन एक वेलकम ब्रेक होता है डेली रूटीन से। ये एक जनरल बात की गई है, जिसका मतलब वन के बाद क्या बैठना चाहिए था, वन के बाद डी बैठना चाहिए था। पहला प्रूफ तो ये है, आपका आंसर डायरेक्टली यहां से आ जाएगा। ये सी से स्टार्ट था, ये ए से स्टार्ट था, ये बी से स्टार्ट था, ये डी से स्टार्ट था, ये वाला आंसर होगा। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये प्रेजेंट पास्ट से भी देख सकते हैं क्या? ये मैंने पहले भी बोला, मैं फिर बोलूंगा, हर क्वेश्चन अपने आप में इंडिपेंडेंट है। कोई एक लॉजिक नहीं है जिससे क्वेश्चन बनाया जाता है। कोई भी टीचर, कोई भी वीडियो, कोई भी किताब अगर आपको ये बोलती है कि मैं ट्रिक्स बता दूंगा पीक्यूआरएस बनाने के, मैं ट्रिक्स बता दूंगा पैराजंबल्स बताने के, तो आप मिसगाइडेड हो। इसका कोई ट्रिक नहीं होता। हर क्वेश्चन अपने आप में इंडिपेंडेंट होता है। आपको दो तीन चीजों का ध्यान रखना होता है, फिर आपको ऑप्शंस देखने होते हैं, जो प्रेजेंट पैराग्राफ से उनको देखने होते हैं और क्वेश्चन अरेंज करना होता है। इसमें कोई ट्रिक नहीं है, इट्स शेयर कॉमन सेंस एंड शेयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो कॉमन सेंस रखिए, अवेयरनेस रखिए, थोड़ी बहुत इंग्लिश की समझ रखिए, क्वेश्चन डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4। मैं एक बार और बता दे रहा हूं इसको कि एक और तरीके से आप क्वेश्चन कैसे बना सकते थे। यहां पे लिखा हुआ था मैं बेड से गिर गया और मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया। ये एक नकारात्मक घटना है, बदकिस्मती की घटना है। यहां पे किस्मत की बात की गई थी कि मेरी किस्मत खराब थी, जिसका मतलब है ए से खत्म होना चाहिए था, ए से ये खत्म हो रहा था, ए से ये खत्म हो रहा था, फिर हमें जाना पड़ता कहां से स्टार्ट हुआ, ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता, घुमा फिराकर फिर वही तरीका था। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 पे मैं बढ़ रहा हूं। लिखा हुआ है 7 नंबर में, द फर्स्ट आवर पास्ड ऑफ क्वाइटली, जो पहला घंटा था वो बहुत आराम से, बहुत चुपचाप से गुजर गया, कुछ हलचल नहीं हुई, बहुत शांति से गुजरा। बी में लिखा हुआ है इन द सेकेंड दे हैड अर्थमेटिक, दूसरे घंटे में, सेकंड मतलब क्या, यहां पहले घंटे की बात की गई थी, तो यहां दूसरे घंटे की बात की गई है कि जो दूसरा घंटा था उसमें उनका अर्थमेटिक का पेपर था, उसमें उनका अर्थमेटिक का पेपर था। ठीक है। सी में है स्वामीनाथन वॉज टेरिबली बोर्ड, स्वामीनाथन जो है वो बहुत ज्यादा बोर हो चुका था। वेदा नायगम वेंट आउट, वेदा नायगम बाहर गया एंड रिटर्न इन अ फ्यू मिनट्स, और कुछ मिनट्स में वो आया इन द रोल ऑफ एन अर्थमेटिक टीचर। वो किस रोल में आया? वो एक अर्थमेटिक टीचर के रोल में आया। ई में ही ड्रोन्ड ऑन मोनोटोनसली, ड्रोन ऑन का मतलब क्या होता है? ड्रोन ऑन का मतलब होता है बहुत बोरिंग आवाज में बोलते जाना, बहुत बोरिंग आवाज में बात करते जाना, उसको ड्रोन ऑन कहते हैं। हिज टीचर्स वॉइस वॉज बिगिनिंग टू गेट ऑन हिज नर्व्स, अब उसे अपने टीचर की आवाज सुनकर गुस्सा आने लगा था। ठीक है, ये पूरे सेंटेंस का हिंदी है। आपने कैसे अरेंज किया, मैं कैसे अरेंज कर रहा हूं, ध्यान देना। लिखा हुआ है द फर्स्ट आवर पास्ड ऑफ क्वाइटली, पहला घंटा बहुत आसानी से बीत गया। तो पहला घंटा बीता तो उसके बाद क्या होगा? दूसरा घंटा। दूसरे घंटे का जिक्र किस में किया गया था? बी में। इन द सेकेंड दे हैड अर्थमेटिक, इसका मतलब किससे शुरू होगा? बी से शुरू होगा। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। तो ये और ये आंसर नहीं हो सकता, या तो आंसर 1 है या तो आंसर 2 है, दोनों के दोनों बी से शुरू है। क्लियर है क्या? यहां तक आगे बढ़ेंगे। अच्छा, यहां लिखा था इन द सेकेंड दे हैड अर्थमेटिक, अगेन पढ़ते पढ़ते मुझे एक वर्ड चमका था, अर्थमेटिक। क्या किसी और लाइन में अर्थमेटिक टर्म का जिक्र किया गया? यहां बोला गया था स्वामीनाथन बहुत बोर्ड है, यहां बोला गया था वेदनायगम बाहर गया, कुछ मिनट्स में वापस आया, और अब वो क्या बनकर आया? वो अर्थमेटिक टीचर बनकर आया। क्या आपको यहां पे अर्थमेटिक टर्म दिखा? बिल्कुल दिखा। इसका मतलब यह है कि दूसरे पीरियड में अर्थमेटिक था, वेदनायगम बाहर गया और वो अब अर्थमेटिक टीचर बनकर आया। ये दोनों का आपस में कनेक्शन है या नहीं है? जल्दी बोलो, हाँ है कि नहीं है? इसका मतलब बी के बाद डी होगा कि नहीं होगा? बी के बाद डेफिनेटली डी होगा। इन दोनों ऑप्शन में देख लो किसमें बी के बाद डी है, यहां बी के बाद सी है, यहां बी के बाद डी है। बोलो आंसर होगा कि नहीं होगा? हमने अर्थमेटिक वर्ड पकड़ के बना लिया। क्लियर है? बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। लिखा है कि व्हेन तरुण फेल्ड इन हिज टर्मिनल एग्जामिनेशंस हिज फादर वाज वेरी एंग्री विद हिम, जब तरुण फेल कर गया अपने टर्मिनल एग्जामिनेशंस में, उसके पिता उससे बहुत ज्यादा गुस्सा थे। इट वॉज अ डे ही वॉन्टेड टू एरेज फ्रॉम हिज लाइफ एंड सो ही टुक टू रनिंग। लिखा हुआ वो एक ऐसा दिन था जिसे वो अपने याददाश्त से भुलाना चाहता था, इसीलिए वो दौड़ने लगा। सी में हिज फ्रेंड्स टू मेड फन ऑफ हिम, उसके जो दोस्त थे उन्होंने भी उसका मजाक उड़ाया। डी में द सन बीट डाउन टू चेक हिज रेज
बट नथिंग कुड स्टॉप तरुण। लिखा हुआ है कि बहुत ज्यादा धूप खिली हुई थी और धूप उसकी परीक्षा ले रही थी, उसके गुस्से की परीक्षा ले रही थी, लेकिन तरुण को कुछ नहीं रोक पाया उस दिन। ही रैन ऑल अराउंड द पार्क, वो पूरे पार्क में हर तरफ दौड़ रहा था। आफ्टर अबाउट एन आवर he was fully exhausted and his fury having subsided, he threw himself on a bench, started to pant। लिखा हुआ है कि 1 घंटे लगभग दौड़ने के बाद वो पूरी तरीके से थक गया था और उसका जो गुस्सा है, फ्यूरी मतलब गुस्सा, सबसाइडेड मतलब किनारे हो जाना, तो उसका जो गुस्सा था वो भी किनारे हो गया। वो अपने आप को उसने फेंका एक बेंच में, जिसका मतलब है वो अब एक बेंच में बैठा बिल्कुल एकदम थक कर, एंड स्टार्टेड टू पैंट। पैंट मतलब होता है हाफना, वो हाफने लगा, उसने हाफना शुरू किया क्योंकि वो कई 1 घंटे से दौड़ रहा था। क्लियर है? आ जाओ अरेंज करते हैं। क्या लिखा हुआ था कि जब तरुण फेल कर गया, ठीक है, तो उसके पिता उस पर बहुत गुस्सा हुए। वो एक ऐसा दिन था जब वो भुलाना चाहता था, इसलिए वो दौड़ने लगा। तो यहां से बी से घटना शुरू हुई है उसके दौड़ने की। डी में लिखा हुआ है कि सूरज बहुत तेज दौड़ रहा था लेकिन कोई उसे रोक नहीं पाया। सूरज बहुत तेज धूप में था पर कोई उसे रोक नहीं पाया, इसका मतलब ये वाला दौड़ने के इवेंट से कनेक्टेड है। He ran all around the park, ये वाला भी दौड़ने के इवेंट से रिलेटेड है। जब वो थक गया तो वो बैठ गया, ये वाला भी दौड़ने के इवेंट से रिलेटेड है। जिसका मतलब है दौड़ने की घटना बी से स्टार्ट हुई, बी के बाद डी हुआ होगा, डी के बाद, इसी क्रोनोलॉजी में नहीं, पर बी के बाद डी हुआ होगा, डी के बाद ई हुआ होगा, यही हुआ होगा। ठीक है। अच्छा, इसमें बी में क्या लिखा हुआ था कि ये एक ऐसा दिन था जिसे वो भूल जाना चाहता था। क्यों भूल जाना चाहता था भाई साहब? इसीलिए क्योंकि तरुण फेल हो गया था, उसके पिता ने उस पर गुस्सा किया था। अच्छा, एक और खराब घटना हुई थी, उसके दोस्त, यहां देखा 2 लिखा हुआ है, उसके दोस्तों ने भी उसका मजाक उड़ाया था। तो क्या दोस्तों के मजाक उड़ाने के अलावा भी कुछ हुआ था क्या? हाँ हुआ था, तरुण फेल कर गया था इसलिए उसके पिता ने भी उसे डांटा था। अच्छा, इन दोनों घटना की वजह से तरुण वो दिन भूल जाना चाहता था। इसका मतलब ए के बाद जो कि फिक्स्ड है सी होगा और सी के बाद बी होगा कि उसके पिता ने उसे डांटा, ए में लिखा है, उसके दोस्तों ने मजाक उड़ाया, सी में लिखा है, और अब वो ये दिन भूल जाना चाहता था तो वो दौड़ने लगा, और आगे की सारी घटनाएं दौड़ने से रिलेटेड है। इसका मतलब ये है कि सी के बाद बी होगा, सी के बाद बी होगा और सी से शुरू होगा। ऑप्शन देखो, सी के बाद बी, सी से शुरू नहीं है, सी के से शुरू तो है पर सी के बाद बी नहीं है, सी के बाद बी चाहिए था, नहीं है, सी के बाद बी चाहिए था। आंसर कौन सा होगा? 4 नंबर होगा या नहीं होगा? उम्मीद करता हूं क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 पर आएंगे। लिखा, इन द कोर्स ऑफ माई एजुकेशन एट MIT 3 टीचर्स शेप्ड माई थिंकिंग। लिखा हुआ है जब मैं MIT में एजुकेशन ले रहा था, जब मैं MIT में पढ़ रहा था, 3 टीचर्स ने मेरी जो थिंकिंग है उसको शेप किया। ठीक है। बी में है, देयर कंबाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस फॉर्म द फाउंडेशन ऑन विच आई लेटर बिल्ट माई प्रोफेशनल करियर। लिखा हुआ है उनका जो मिला जुला कॉन्ट्रीब्यूशन है ना, उसने मेरे फाउंडेशन को फॉर्म किया जिसके ऊपर मैंने आगे चल के अपना प्रोफेशनल करियर बनाया। सी में है, प्रोफेसर स्पॉन्डर टॉट मी टेक्निकल एरोडायनामिक्स। प्रोफेसर स्पॉन्डर ने मुझे पढ़ाया टेक्निकल एरोडायनामिक्स के बारे में। डी में लिखा है, दीज 3 टीचर्स वर प्रोफेसर स्पॉन्डर, प्रोफेसर KAV पांडलाई एंड प्रोफेसर नरसिंह राव। ये जो 3 टीचर थे ये थे प्रोफेसर स्पॉन्डर, प्रोफेसर KAV पांडलाई एंड प्रोफेसर नरसिंह राव। ई में लिखा है, ईच वन ऑफ देम हैड अ वेरी डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी। इनमें से हर किसी का अपनी अलग पर्सनालिटी थी हर किसी की, बट दे शेयर्ड अ कॉमन इंपल्स। लेकिन उनका जो इंपल्स था वो कॉमन था, मतलब उनकी जो सोच थी वो कॉमन थी। क्या सोच थी? द कैपेसिटी टू फीड देयर स्टूडेंट्स इंटेलेक्चुअल हंगर बाय शेयर ब्रिलियंस एंड अनटायरिंग ज़ील। उनकी जो कैपेसिटी थी ना कि वो अपने स्टूडेंट्स की जो भूख है, चीजों को जानने की जो उत्सुकता है, जो भूख है, उसको वो अपने ब्रिलियंस और कभी ना थकने वाले एनर्जी, ज़ील का मतलब होता है एनर्जी, अनटायरिंग मतलब जो कभी ना थके, कभी ना थकने वाली एनर्जी के साथ वो स्टूडेंट्स को फीड करते थे। मतलब जितना स्टूडेंट्स को सीखना होता था वो उतना सिखाते थे। He was an Austrian with rich practical experience in aeronautical engineering। वो एक ऑस्ट्रियन थे, ऑस्ट्रेलियन नहीं, ऑस्ट्रियन थे जिनको बहुत ज्यादा ज्ञान था, बहुत ज्यादा समझ थी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की। अगेन आप इस क्वेश्चन को अपने तरीके से बना सकते थे। मुझे पढ़ते पढ़ते क्या चमका मैं वो बता रहा हूं। मैंने पकड़ा एफ को, यहां क्या लिखा हुआ था कि वो एक ऑस्ट्रियन थे, ऑस्ट्रियन थे, मतलब यहां पे 3 लोगों की बात की गई थी, उसमें से एक को ऑस्ट्रियन माना जा रहा है। अच्छा, एक को ऑस्ट्रियन माना जा रहा है तो बचे हुए जो 2 लोग थे वो कौन थे? देख लो तो जरा। 3 टीचर्स का नाम बताया गया था, प्रोफेसर स्पॉन्डर, प्रोफेसर KAV पांडलाई। क्या आपको नहीं लगता कि ये एक इंडियन नाम है? अगेन ये स्ट्रीट स्मार्टनेस की बात है, ये एक इंडियन नाम है।
और प्रोफेसर नरसिंह राव ये भी एक इंडियन का नाम है। इसका यह मतलब है कि 3 लोगों का नाम लिया गया जिसमें से 2 इंडियन थे। तो अगर ये ऑस्ट्रियन बोल रहा होगा तो किसको बोल रहा होगा? प्रोफेसर स्पॉन्डर ही तो बचते हैं, इनका ही नाम तो अंग्रेजी नाम लग रहा है, इसका मतलब इन्हीं के बारे में बात किया गया। अच्छा, कोई ऐसा लाइन है क्या जिसमें प्रोफेसर स्पॉन्डर को अलग से उनका जिक्र किया गया था? हाँ जी, ऑप्शन नंबर सी में जिक्र किया गया था और यह बोला गया था कि प्रोफेसर स्पॉन्डर जो है इन्होंने हमें टेक्निकल एरोडायनेमिक्स पढ़ाया था। इसका मतलब सी में बोला गया कि प्रोफेसर स्पॉन्डर ने हमें टेक्निकल एरोडायनेमिक्स पढ़ाया और एफ में बोला गया ये एक ऑस्ट्रियन टीचर थे। ये कौन? प्रोफेसर स्पॉन्डर। जिसका मतलब ये है एफ तो फिक्स्ड है, तो हमारा जो पैसेज है वो किससे एंड होगा? सी से एंड होगा। हमने एंडिंग पकड़ के बना लिया इस बार, सी से एंड होगा। डी से एंड है, नहीं हो सकता। डी से एंड है, नहीं हो सकता। सी से एंड है, बी से एंड है, नहीं हो सकता। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है क्या? बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल इन इंडिया, जब भारत में कॉलोनियल रूल चल रहा था, रॉबर्ट ब्रूस वाज द फर्स्ट हु नोटिस्ड टी प्लांट्स ग्रोइंग नियर रंगपुर इन 1823। लिखा हुआ है कि रॉबर्ट ब्रूस पहले इंसान थे जिन्होंने टी प्लांट्स को नोटिस किया था रंगपुर के पास में, जो रंगपुर में उगाए जा रहे थे। 1823 ईस्वी की बात है, जब अंग्रेज हमारे ऊपर शासन कर रहे थे। ए में लिखा है द स्पीसीज वाज फाउंड टू बी सिमिलर टू दैट ग्रोन इन चाइनीज टी गार्डन्स। लिखा हुआ है कि ये जो स्पीसीज है ना, ये जो प्रजाति है, ये एकदम बिल्कुल सिमिलर थे उन प्रजाति से, उन टी गार्डन से जो चाइना में पाए जाते थे। बी में बाय 1862 1862 तक द असम टी इंडस्ट्री कंप्राइज्ड अराउंड 160 गार्डन्स। लिखा हुआ है कि असम टी इंडस्ट्री जो है ना, उसमें 160 गार्डन्स के आसपास में हो गए थे। सी में लिखा हुआ है द लीव्स ऑफ द प्लांट्स वर एग्जामिन्ड। लिखा हुआ है कि जो पत्ते थे ना इस प्लांट के, उन्हें एग्जामिन किया गया, उनकी जांच की गई। एंड द कंसेक्वेंस वाज समथिंग फ्रूटफुल, और जो परिणाम आया वो कुछ अच्छा परिणाम था, फ्रूटफुल परिणाम था। डी में लिखा है डॉक्टर मनीरमन दीवान वाज द फर्स्ट इंडियन प्लांटर हु एस्टैब्लिश्ड द कमर्शियल प्लांटेशन दैट वी नो टुडे एज द असम टी। लिखा है मनीरम दीवान जो है वो पहले इंडियन टी प्लांटर थे जिन्होंने कमर्शियल प्लांटेशन लगाया, जिसे आज हम असम टी के नाम से जानते हैं। 6 में लिखा हुआ है टुडे द रीजन हैज ग्रोन टू बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग बेल्ट्स। आज इस रीजन को वन ऑफ द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग बेल्ट्स के तौर पर जाना जाता है। क्लियर है इसका हिंदी? आज अब इसको अरेंज करते हैं। चलो आ जाओ, कोई भी वर्ड पकड़ लो, कहीं से भी उठा लो, ठीक है? मुझे पढ़ते पढ़ते क्या चमका मैं बता रहा हूं। यहां क्या लिखा होता है देखो तो, कॉलोनियल रूल के दौरान रॉबर्ट ब्रूस जो है वो पहली बार भारत आए, उन्होंने टी प्लांट्स को उगते हुए देखा। क्या किसी और लाइन में प्लांट्स का जिक्र किया गया था क्या? ए में लिखा हुआ था स्पीसीज के बारे में कि ये स्पीसीज चाइना गार्डन्स में पाए जाते हैं। यहां पे प्लांट्स की बात की जा रही है, यहां पे स्पीसीज की बात की जा रही है। 1862 में असम टी के बारे में बात किया गया कि 160 गार्डन्स थे। इसका फर्स्ट के साथ कोई रिलेशन नहीं। सी में लिखा हुआ था कि द लीव्स ऑफ द प्लांट्स, अगेन यहां पे द प्लांट्स वर्ड रिपीट हुआ है कि जो पत्ते थे उस प्लांट्स के, उन्हें एग्जामिन किया गया और समथिंग फ्रूटफुल निकल कर आया। आगे बोला गया मनीरम दीवान जो है वो फर्स्ट इंडियन टी प्लांटर थे जिन्होंने कमर्शियल प्लांटेशन किया, जिसे आज हम असम टी के नाम से जानते हैं। यहां पे भी कहीं पे प्लांट्स का जिक्र नहीं किया गया था। तो फर्स्ट में बोला गया कि एक अंग्रेज था रॉबर्ट ब्रूस जिसने एक प्लांट नोटिस किया, टी प्लांट को। सी में उसने बोला कि उस प्लांट के पत्तों को एग्जामिन किया गया। तो आपको नहीं लगता कि 1 के बाद सी होना चाहिए? दोनों में आपस में रिलेशन है। इसका मतलब 1 का कॉम्बिनेशन हमने किसके साथ बनाया? सी के साथ बनाया। आ जाओ, हमारा आंसर किससे शुरू होगा? सी से शुरू होगा। ये सी से शुरू है, ये डी से शुरू है, ये बी से शुरू है, ये ए से शुरू है। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1। केवल एक पकड़ने से आंसर बन गया। हालांकि जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे एक और लिंक यहां पे नजर आया था। यहां पे भी असम टी का जिक्र है और यहां पे भी असम टी का जिक्र है। आपने अगर ये पकड़ा है तो आप इससे भी बना सकते थे। डी में लिखा हुआ था कि मनीरम दीवान जो है वो पहले ऐसे टीम प्लांटर थे जिन्होंने कमर्शियलाइज किया इस चीज को, जिसको हम असम टी के नाम से जानते हैं। और फिर यहां बोला गया 1862 तक असम टी के 160 गार्डन थे, जिसका मतलब है दोनों में असम टी बोला गया। डी के बाद बी होगा। डी के बाद बी देखो यहां पे भी है, डी के बाद बी नहीं है, डी के बाद बी नहीं है, डी के बाद बी नहीं है। आप अगर असम टी पकड़ते आप वहां से भी बना सकते थे, ठीक है? ये मैंने एग्जांपल दिया है कैसे और तरीके से बन सकता था। आपको जैसे बनाना है आप वैसे बनाओ, मतलब टाइम पे बनाने से है, मतलब सही होने से है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे क्या लिखा हुआ है।
इट वॉज मिड डे, ये दोपहर का वक्त था. वोल्डेरेव, अ tall country gentleman with a cropped head and prominent eyes, took off his overcoat, mopped his brow with his handkerchief and went into the government office. लिखा हुआ है कि वोल्डेरेव एक लंबा सा एक व्यक्ति था, क्रॉप्ड हेड का, जो जिसकी आंखें बड़ी नोटिस करने लायक थी. उसने अपना ओवरकोट हटाया, अपना आईब्राउज पोछा, मतलब पसीना पोछा अपना. आईब्राउज मतलब आंखों के ऊपर जो ब्राउज होते हैं, और वो गवर्नमेंट ऑफिस में के अंदर घुसा. Where can I make an inquiry here? मैं यहां इंक्वायरी कहां कर सकता हूं? He said, उसने कहा, addressing a porter who was bringing a tray full of glasses from the furthest recesses of the office. मैं यहां इंक्वायरी कहां कर सकता हूं? उसने एक पोर्टर से पूछा, पोर्टर मतलब कुली. उसने एक कुली से पूछा कि मैं यहां इंक्वायरी कहां कर सकता हूं. वो कुली एक ट्रे में ग्लासेस भर के लेके आ रहा था. डी में लिखा हुआ है, वोल्डेरिफ कफ्ड एंड वेंट टुवर्ड्स द विंडो. वोल्डेरिफ खांसा और वो विंडो की तरफ गया. ई में, टू दैट वन सिटिंग नियर द विंडो, वहां जो के उसके पास, जो के विंडो के पास में बैठा है, जो कि खिड़की के पास में बैठा है. सेट द पोर्टर, पोर्टर ने कहा, इंडिकेटिंग विद द ट्रे द फर्देस्ट विंडो. उसने ट्रे के साथ इंडिकेट किया जो सबसे दूर वाला विंडो है उस तरफ. देयर एट अ ग्रीन टेबल स्पॉटेड लाइक टाइफस वाज सिटिंग अ यंग मैन with his hair standing up in four tufts on his head with a long pimply nose and a long faded uniform. फिर से देखो, टफ वर्ड यूज करके क्वेश्चन को मुश्किल बनाने की कोशिश की जा रही है, हालांकि क्वेश्चन बहुत आसान है. ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है कि वहां पे एक ग्रीन टेबल था, टाइफस के जैसा. टाइफस क्या होता है मुझे भी नहीं पता. वहां पे एक यंग मैन बैठा हुआ था जिसके बाल खड़े थे. ठीक है, नोज, उसके जो नाक था बिल्कुल निकला हुआ था. ठीक है, एक फेडेड यूनिफॉर्म में वो बैठा हुआ था. ये इसका हिंदी है. अब हम इसे अरेंज करेंगे. पढ़ते पढ़ते मुझे एक वर्ड चमका. उम्मीद करता हूं 10 क्वेश्चन बनाने के बाद आपको भी चमकने लगा होगा. मुझे एक वर्ड चमका था, पोर्टर. दो जगह पे हमें पोर्टर मिला था. यहां पे अ पोर्टर था, यहां पे द पोर्टर था. इसका मतलब सी के बाद क्या होना चाहिए? ई होना चाहिए. दूसरा, यहां से भी आप इसको लिंक कर सकते थे कि यहां एक सवाल पूछा गया कि भैया मुझे इंक्वायरी करनी है, कहां कर सकते हैं. तो अब क्या करेगा पोर्टर? जवाब देगा. तो उसने जवाब दिया कि जहां खिड़की है वहां पे जाके पूछ लो. इसका मतलब सी के बाद ही होना चाहिए. क्लियर कट यहां पे आपको मिल जाएगा. सी के बाद ई होगा, हमारा यही पेयर बनेगा. सी के साथ ई नहीं है, सी के साथ ई नहीं है, सी के साथ ई नहीं है, सी के साथ ई है. आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4. आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 पे आएंगे. माई मदर विमला कुलकर्णी टोल्ड मी सिमिलर वर्ड्स व्हेन आई गॉट मैरिड. मेरी माताजी जो है विमला कुलकर्णी, उन्होंने मुझे वही शब्द बोले, सिमिलर वर्ड्स बोले जब मेरी शादी हुई. कौन से शब्द? किससे सिमिलर वर्ड्स की बात हो रही है? पता नहीं साहब. इसका मतलब यह है कि ए से हमारा सेंटेंस शुरू तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहां कहा जा रहा है मेरी माताजी विमला कुलकर्णी ने मुझे वही शब्द बोले. कौन सा शब्द बोले? पता नहीं. इसका मतलब ए से तो शुरू नहीं हो सकता. ऑप्शन नंबर 1 तो कट गया हमारा. आगे बढ़ेंगे. दे वर यूजुअली लाइक, वो आमतौर पर थे. यहां पे दे का नाउन कौन है? पता नहीं. यू मस्ट एडजस्ट टू योर न्यू हाउस एंड इन लॉज, ट्राई टू लर्न हाउ दे ईट एंड कुक देयर फूड, गो आउट ऑफ योर वे टू बी फ्रेंडली एंड हेल्पफुल टू एवरीबडी एटसेट्रा. लिखा हुआ है कि तुम्हें नए घर में एडजस्ट करना है अपने इन लॉज के साथ, ससुराल वालों के साथ. तुम्हें सीखना है वो पैटर्न कि वो कैसे खाना खाते हैं, क्या उनके घर में बनता है. अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है और उनसे दोस्ती करने की कोशिश करनी है, मददगार बनना है सबका, वगैरह वगैरह एटसेट्रा यहां पे लिखा हुआ है. इसका मतलब ये जो पार्ट है ये वही एडवाइस का पार्ट है जिसका जिक्र फर्स्ट वाले में किया गया था. अच्छा, बी से भी हम शुरू नहीं कर सकते ना कि ये वो शब्द थे कि ऐसा ऐसा करो एटसेट्रा एटसेट्रा. ये एडवाइस दिया जा रहा है तो पहले एडवाइस वाला लाइन तो हम लिख लें. इसका मतलब बी से भी शुरू नहीं हो सकता. अब ये बात तो निश्चित है कि दोनों का दोनों ऑप्शन, चूंकि बी सेकंड और फोर्थ बचा, दोनों सी से स्टार्ट है तो सी ही होगा. तो लिखा हुआ है कि व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था, बिफोर अ गर्ल गॉट मैरिड हर मदर वुड गिव हर सम वर्ड्स ऑफ एडवाइस. लिखा हुआ है जब मैं जवान थी तो जब भी कभी किसी लड़की की शादी होती थी उसके पहले उसकी माताजी उसे कुछ सीख देती थी, उसे कुछ समझ देती थी. डी में लिखा है बट अलॉन्ग विद दिस, लेकिन उसके साथ साथ she said something which helped me immensely in later life. लिखा हुआ है लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने मुझे कुछ ऐसे शब्द भी बताए जिसका असर बहुत, जिसकी मदद मुझे बहुत मिली मेरे आगे आने वाले लाइफ में. क्लियर? अब हम देखते हैं इसे अरेंज कैसे करेंगे. ठीक है, बड़ा बढ़िया सवाल है, बहुत आसानी से आप इसे अरेंज कर सकते हो अगर आपके ज्ञान चक्षु खुले हुए हैं तो. मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनना. यहां लिखा है बट अलॉन्ग विद दिस शी सेड.
उन्होंने मुझे, मतलब इसके साथ साथ, मतलब जिसके बारे में बात हो रही है उन्होंने कुछ तो पहले कहा और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी ऐसा भी कुछ कहा जिसने बाद में जाकर मेरी जिंदगी में मेरी बड़ी मदद की। यहां पे शी कौन है, कौन कह रही है? कहने का बात कहां किया गया था? जब मैं यंग थी, जब भी लड़कियों की शादी होती थी तो हर महिला, उनकी माता उन्हें कुछ एडवाइस देती थी। क्या हम हर मदर के लिए शी लगा रहे हैं? नहीं, इसलिए तो नहीं लगा रहे। आगे बढ़ते हैं। दे वर यूजुअली लाइक, यहां तो शब्दों का जिक्र किया गया था। माई मदर, मेरी माता ने मुझे कुछ शब्द कहे मेरी शादी, जब मेरी शादी हुई तब, जब मेरी शादी हुई विमला कुलकर्णी मेरी माता ने मुझे कुछ शब्द कहे। क्या आपको नहीं लगता कि इसके बाद था कि इसके साथ साथ, मतलब कुछ शब्द तो कहे ही, वही सिमिलर वर्ड जो सबको कहे जाते हैं, इसके साथ साथ उन्होंने मुझे ऐसा भी कुछ कहा जो लेटर लाइफ में मेरी बड़ी काम में आया। इसका मतलब यह है ए के साथ क्या होना चाहिए था? डी होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? डेफिनेटली ए के बाद डी होना चाहिए था कि उन्होंने मुझसे कुछ कहा और उसके साथ उन्होंने ऐसा भी कुछ कहा जिसने मेरी पूरी जिंदगी मदद की। इसका मतलब ए के साथ डी का कॉम्बो बनेगा, ए के साथ डी का कॉम्बो बनेगा। आ जाओ, ए के साथ डी होना चाहिए, ए के साथ डी नहीं है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। उम्मीद करता हूं क्लियर है। 13 में, योर कॉर्डन गेव बर्थ रिप्लाइड द हौजा। हौजा ने कहा कि तुम्हारी कढ़ाई ने, कॉर्डन मतलब कढ़ाई होता है, तुम्हारी कढ़ाई ने बच्चा दिया। हौजा ने कहा तुम्हारी कढ़ाई ने बच्चा दिया। अच्छा, यहां पे एक टर्म यूज किया गया रिप्लाइड। रिप्लाई हम कहां यूज करते हैं? जहां पे हमसे कोई सवाल पूछा जाए, हम उसका जवाब दें। अब जब सवाल का जिक्र किया ही नहीं गया है तो हम क्या अपने सेंटेंस को यहां से शुरू करें कि उसने रिप्लाई किया कि तुम्हारी कढ़ाई ने बच्चा दिया है? किसका रिप्लाई किया? क्या सवाल था? नहीं पता। इसका मतलब हम ए वाले ऑप्शन से शुरू कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, ये वाला तो कट गया। बी में लिखा हुआ है व्हाट्स दिस, ये क्या है? आस्क द नेबर पॉइंटिंग टू द पॉट। नेबर ने पूछा पॉट की तरफ पॉइंट करते हुए। सी में है वन डे नसरुद्दीन होजा बोरोड अ कॉर्डन फ्रॉम हिज नेबर। एक दिन नसरुद्दीन होजा ने एक कढ़ाई उधार ली अपने पड़ोसी से। डी में अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, व्हेन ही हैड फिनिश्ड विथ इट, जब उसका काम हो गया, ही सेंट इट बैक विथ अ पॉट इनसाइड इट। उसने उसे वापस भेजा, उसके अंदर एक पॉट डाल के। ठीक है, उसने उसे वापस भेजा उसके अंदर एक पॉट डाल के। क्लियर है? मैं कोई भी वर्ड पकड़ लेता हूं, मैंने यहां पॉट पकड़ लिया। और कहीं पॉट आया था क्या? बिल्कुल आया था, बी में आया था। डी में बोला गया कि उसने एक पॉट डाल के उसके अंदर वापस अपने पड़ोसी को भेजा। बी में था ये क्या है? नेबर ने पूछा। अच्छा, यहां पे पूछने का सेंस है और यहां पे रिप्लाई किया गया। इसका मतलब डेफिनेटली बी के बाद ए होना चाहिए, बी के बाद ए होना चाहिए और इसके पहले डी होना चाहिए। तो हम डी बी ए का कॉम्बिनेशन ढूंढ रहे हैं, डी बी ए का कॉम्बिनेशन ढूंढ रहे हैं। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4। यहां डी बी ए नहीं था, यहां भी डी बी ए नहीं था। क्लियर है क्या? 13 का आंसर कौन सा होगा? 4 होगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 पे आएंगे। लिखा है कि अ फाइन कैरेज विथ रबर टायर्स, अ फैट कोचमैन एंड वेलवेट ऑन द सीट्स रोल्ड अप टू द हाउस ऑफ अ लैंड ओनर कॉल्ड ग्राइबोव। लिखा हुआ है कि एक बड़ा ही अच्छा कैरेज जिसके टायर्स रबर के थे, एक बड़ा मोटा सा इंसान उसको चला रहा था और उसके सीट्स में वेलवेट लगे हुए थे। वो पहुंचा एक लैंड ओनर के घर पे, एक जमींदार के घर पे। जमींदार का नाम था ग्राइबोव। ठीक है। अ ड्राउजी फुटमैन मेट हिम इन द हॉल। एक आधे नींद में या आधे नशे में एक फुटमैन था जो कि उसको हॉल में मिला। अच्छा, किसको मिला? यहां पे हिम किसके लिए इस्तेमाल किया गया है पता नहीं हमें, इसलिए बी से कोई ऑप्शन स्टार्ट नहीं होगा। देख लो, बी से कोई स्टार्ट भी नहीं है। सी में लिखा हुआ है कि आर द फैमिली एट होम, क्या फैमिली घर पर है? आस्क द मार्शल, मार्शल ने पूछा। डी में है फाइडोर एंड्रिये ऑत्सोव द डिस्ट्रिक्ट मार्शल जंप्ड आउट ऑफ द कैरेज। कैरेज से फ्राइडे एंड्रिये ऑत्सोव बाहर निकला जो कि डिस्ट्रिक्ट मार्शल था। अगेन आप इसमें कुछ भी पकड़ सकते हो, मैं पकड़ रहा हूं कैरेज वर्ड को। देखो यहां पे द कैरेज लिखा हुआ था, इसका मतलब यह है कि कैरेज का जिक्र दूसरी बार हो रहा होगा या तीसरी बार हो रहा होगा, पहली बार तो नहीं हो रहा। इसका मतलब हम डी से तो शुरू नहीं कर सकते। क्या कहीं पे और किसी भी पैसेज में डी से सेंटेंस को शुरू किया गया था क्या? हाँ जी साहब, डी से शुरू किया गया था। सॉरी, हाँ, मैं डी से बोल रहा हूं। मेरा कहने का ये मतलब था कि कहीं और क्या कैरेज का जिक्र किया गया था क्या? यहां पे कैरेज का जिक्र नहीं है, यहां पे कैरेज का जिक्र नहीं है, यहां पे कैरेज का जिक्र है कि एक फाइन कैरेज जिसमें रबर के टायर्स लगे हुए थे वो उसके घर पे आया था। ठीक है, इसका मतलब यह है कि ए के साथ किसका कॉम्बिनेशन बनेगा? डी का। ए के साथ किसका कॉम्बिनेशन बनेगा? डी का। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ेंगे। यहां पे लिखा हुआ था कि
आर द फैमिली एट होम, आस्क द मार्शल। पहले हम मार्शल का जिक्र तो कर लें। ए में कहीं पे मार्शल का जिक्र नहीं है, डी में जिक्र है और उसके बाद सी आया है। इसका मतलब डेफिनेटली डी के बाद सी आना चाहिए। हो सकता है इमीडिएट बाद ना आए, मैं इमीडिएट बाद नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूं डी के बाद ही सी आएगा। जब भी पोजीशन करेंगे तो डी के बाद ही सी आएगा, क्योंकि पहले हम डिस्ट्रिक्ट मार्शल का जिक्र तो कर ले, उसके बाद हम मार्शल ने क्या पूछा उसका जिक्र करेंगे। तो डी में पता चला कि कोई मार्शल आया है जो कि कैरेज से नीचे उतरा है। सी में बोला गया मार्शल ने पूछा, तो ये उसके बाद की घटना होगी। इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं डी के बाद ही होगा। यहां देखो डी के बाद नहीं, डी से पहले सी को लिख दिया, गलत है। डी से पहले सी को लिख दिया, गलत है। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4। आप इसको डायरेक्टली भी बना सकते थे, ए के बाद डी बिठा के, या जैसे मैंने बताया आप वैसे भी बना सकते थे। अगेन मैं बोलूंगा कोई ट्रिक नहीं है, मैं हर क्वेश्चन के लिए नया अप्रोच लगा रहा हूं। आपको भी ऐसा ही बनाना है, कभी गलत नहीं करोगे और टाइम पे बनाओगे, ठीक है? रटने वाली चीज काम नहीं आएगी। 15 में देखना लिखा हुआ है द इन्वेंशन ऑफ एयरप्लेन वॉज नो एक्सेप्शन। जो एयरप्लेन का आविष्कार किया गया वो भी कोई एक्सेप्शन नहीं था, मतलब उसे भी नहीं छोड़ा गया। बी में हाउएवर, हालांकि द आइडिया ऑफ फ्लाइंग एन एयरक्राफ्ट वाज क्वाइट रिपल्सिव टू सम पीपल। हालांकि ये जो आइडिया था एयरक्राफ्ट उड़ाने का, ये भी कुछ लोगों को परेशान कर रहा था। लोग इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते। रिपल्सिव मतलब लोग इससे दूर भाग रहे थे। सी में लिखा हुआ है मैनी ग्रेट इन्वेंशंस आर इनिशियली ग्रीटेड विद रेडिक्यूल एंड डिसबिलीफ। बहुत सारे ऐसे इन्वेंशंस होते हैं जिनको शुरू में बहुत ही नकारा जाता है या उस पर यकीन नहीं किया जाता। बहुत सारे इन्वेंशंस, एक्चुअली दुनिया में जो भी अच्छी चीज आई है ना, लोगों ने शुरुआत में उसको नकारा ही है, ठीक है? डी में देखो मोस्ट पीपल हु हर्ड अबाउट द फर्स्ट पावर्ड फ्लाइट ऑन दिसंबर 17 1903 वर एक्साइटेड एंड इंप्रेस्ड। लिखा हुआ है कि ज्यादा करके जो लोग थे जिन्होंने सुना था फ्लाइट के बारे में, जो कि दिसंबर 17 1903 की बात की जा रही है, वो इसको लेके बहुत एक्साइटेड थे, ठीक है? बहुत इंप्रेस्ड थे, बहुत एक्साइटेड थे और बहुत इंप्रेस्ड थे, ठीक है? आ जाओ अब अरेंज करते हैं। चलो किसी को भी उठा लो, रैंडमली मैं किसी को भी उठा रहा हूं। एक उठा लेते हैं। लिखा है द इन्वेंशन ऑफ द एयरप्लेन वाज नो एक्सेप्शन। मतलब जो इन्वेंशन किया गया था एयरप्लेन का वो भी एक्सेप्शन नहीं था। किस चीज का एक्सेप्शन नहीं था? यहां लिखा है मैनी ग्रेट इन्वेंशंस आर इनिशियली ग्रीटेड विद रिडिक्यूल एंड डिसबिलीफ। बहुत सारे ऐसे नए इन्वेंशंस थे जिनको शुरू में रिडिक्यूल किया गया और डिसबिलीफ को। अब आप बोलोगे सर आपने सी ही क्यों पकड़ा, बी क्यों नहीं पकड़ा? क्योंकि भाई इसमें इन्वेंशंस टर्म का यूज था, यहां पे भी इन्वेंशन टर्म का यूज था। मैंने जानबूझ के ऐसे क्वेश्चंस नहीं उठाए हैं जिसमें वर्ड रिपीट हो रहा है। मैंने रैंडमली क्वेश्चन चूज किया है और फिर भी देखो वर्ड रिपीट हो रहा है। तो ऐसे मत सोचना कि मैं सेट करके क्वेश्चन लेके आया हूं। ये रैंडमली बता दे रहा हूं मैं। सीपीओ टीयर 2 का सवाल है, सारा का सारा सीपीओ टीयर 2 का सवाल है, जाके देख लेना। हर क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं उसका ये लॉजिक होगा कि कहीं ना कहीं से पेयरिंग बन जाएगी। यही तो सिखा रहा हूं मैं वीडियो में। तो क्या है, यहां पे भी इन्वेंशन की बात की गई थी, यहां पे भी इन्वेंशन की बात की गई थी, तो मैंने दोनों को कनेक्ट करने की कोशिश की। अच्छा, क्या लिखा हुआ था कि बहुत सारे ऐसे इन्वेंशंस हैं जिनको इनिशियली जो है वो ग्रीट किया गया रिडिक्यूल के साथ, मतलब लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। और एयरप्लेन जो है वो भी कुछ नया नहीं था इस बारे में, ठीक है? लोगों ने उसको भी रिडिक्यूल किया। इसका मतलब सी के साथ क्या किसका पेयर बनेगा? ए का बनेगा कि नहीं बनेगा? सी के साथ ए का पेयर बनेगा कि नहीं बनेगा? तो हम सी ए ढूंढ रहे हैं, यहां सी डी है, यहां सी के साथ है ही नहीं, यहां सी ए है, यहां सी ए है, ठीक है? अब क्या है, अब किसका कॉम्बिनेशन बनेगा? अच्छा देख लेना, यहां पे फिर से थोड़ा सा स्ट्रीट स्मार्टनेस रखना। डी के साथ बी का कॉम्बो ऑलरेडी बना हुआ है, डी के साथ ऑलरेडी बना हुआ है। इसका मतलब ये तो फिक्स्ड है कि डी के साथ बी होगा और सी के साथ ए होगा। अब बस अंतर ये है कि शुरू किससे करोगे आप पैसेज को। आप शुरू में डीबी को रखोगे या शुरू में सी ए को रखोगे? तो आगे पढ़ लेते हैं, मिल जाएगा आइडिया। अच्छा, अगर हम इसमें देखें, लिखा है मोस्ट पीपल हु हर्ड अबाउट द फर्स्ट पावर्ड फ्लाइट। यहां पे फ्लाइट की बात की गई थी, यहां पे फ्लाइट की बात की गई थी। सोचो, अगर हमने डी से शुरू किया, तो क्या इसके पहले कहीं फ्लाइट की बात हुई है? नहीं हुई है। लेकिन अगर हमने सी से शुरू किया और थर्ड नंबर पे हम डी को लेके आए, तो इसके ठीक पहले फ्लाइट की बात की गई। यहां पे देखना एयरप्लेन की बात की गई थी। मैं क्या समझा रहा हूं समझना। 15 नंबर में एयरप्लेन की बात की गई थी और अगेन डी में, मतलब ए नंबर में एयरप्लेन की बात की गई थी और अगेन डी में फ्लाइट की बात की गई है। तो इंटरकनेक्टेड है या नहीं है दोनों?
डेफिनेटली है। इसका मतलब ये बात तो हमने पहले ही प्रूव कर दिया था कि सी के बाद ए होगा। अब यहां से ये भी प्रूव हो गया कि ए के बाद डी होगा, क्योंकि दोनों में फ्लाइट की बात की जा रही है, तो सी ए डी कॉम्बिनेशन बन रहा है हमारा। देख लो, सी ए डी होना चाहिए था, नहीं है, सी ए डी होना चाहिए था, है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे? आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। अगेन रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सपोर्ट करो। चैनल को सपोर्ट कैसे करोगे? सब्सक्राइब करो सबसे पहले, अगर तुम नए आए हो यही वीडियो को पॉज करो, पहले सब्सक्राइब कर लो। दूसरा, इस वीडियो को लाइक कर देना, एक अच्छा सा कमेंट ड्रॉप कर देना, या अच्छा ही जरूरी नहीं है, जो भी आपको फील हो रहा है वीडियो देख के उसको उसका कमेंट ड्रॉप कर देना। इससे यूट्यूब को यह पता चलता है कि लोगों को अच्छा लग रहा है। अगर आपको वीडियोस अच्छा लग रहा है तो एक कमेंट ड्रॉप कर देना, इससे एल्गोरिदम में यह आता है कि वीडियोस अच्छा है तो यूट्यूब उसको पुश करेगा, चैनल को भी पुश मिलेगा। ठीक है। साथ ही साथ में सबसे बड़ी आप जो हेल्प कर सकते हैं वो है चैनल को शेयर करके। तो जिस भी टेलीग्राम ग्रुप में हो आप, व्हाट्सएप ग्रुप में हो आप, लाइब्रेरी में पढ़ते हो आप, स्टूडेंट्स के बीच में हो, अगर आप एक टीचर भी हो, मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो काइंडली सपोर्ट कीजिएगा। चैनल ग्रो करेगा, मुझे और मोटिवेशन मिलेगा, मैं ऐसे और अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लेकर आऊंगा। वापस आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। लिखा हुआ है द इजिप्शियंस बिलीव दैट द बॉडी एंड सोल वर इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस इन लाइफ एंड इन डेथ। लिखा हुआ है कि इजिप्शियंस का यह मानना था कि बॉडी और सोल जो है वो इंपॉर्टेंट है ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए। मतलब आत्मा और शरीर जो है ये ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए बहुत जरूरी है, जीवन में भी और मृत्यु के बाद भी, इन लाइफ एंड इन डेथ। बी में लिखा हुआ है दिस इंश्योर्ड, ये पक्का करता है, द सोल्स रिटर्न टू द बॉडी, ये पक्का करता है कि जो आत्मा है ना वो शरीर में वापस आए, सो दैट द डिसीज्ड वुड लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। इससे होता यह है कि जो व्यक्ति की मृत्यु हुई है यह निश्चित करता है कि आत्मा शरीर में आए, ताकि जो व्यक्ति की मृत्यु हुई है वो उसके बाद बहुत अच्छे से जीवन व्यापन कर सके, बहुत अच्छे से जी सके। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। लिखा हुआ है कि देयर फ्यूनरी प्रैक्टिसेस, मतलब जो उनके मृत्यु के बाद जो अंतिम संस्कार होता है उसके जो प्रैक्टिसेस हैं, सच एज ममीफिकेशन, हम सब ने मम्मी के बारे में सुना है, इजिप्शियन कल्चर में मम्मी बनाया जाता था, एंड ब्यूरियल इन टूम्स, और जो उनको टूम्स में दफनाया जाता था, वर डिजाइंड टू असिस्ट द डिसीज्ड फाइंड देयर वे इन आफ्टर द वर्ल्ड। उनको ऐसे डिजाइन किया जाता था कि मरने वाले व्यक्ति को मदद मिल सके मरने के बाद जो जीवन उनका होगा। मतलब बोलते हैं दूसरा जन्म या उसके आगे की जो चीजें हैं, मरने के बाद जो भी चीज होता होगा, ये तो किसी को नहीं पता मरने के बाद क्या होता है, पर मरने के बाद जो भी चीजें होती हैं उनमें उनको मदद मिल सके। डी में लिखा है द टूम्स वर दस फिल्ड विथ फूड, टूल्स, डोमेस्टिक वेयर्स, ट्रेजर्स, ऑल द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। इसलिए उनकी जो कब्र होती थी ना, जो उनके टूम्स होते थे, उनको फूड के साथ, मतलब उनको खाने से, डोमेस्टिक वेयर से, खजाने से, टूल से भर दिया जाता था। जो जो चीजें जिंदगी जीने के लिए जरूरी हैं ये उनमें भर दिया जाता था। ये हमारा पूरा का पूरा सेंटेंस है। आ जाओ अरेंज करते हैं। किसी को भी उठा रहा हूं मैं, बी नंबर को उठा रहा हूं। लिखा है दिस इंश्योर्ड दैट, ये निश्चित करता था। अगर हम बी से शुरू करें तो हमारा आंसर नहीं होगा। अच्छा, मजे की बात यह है कि चारों ऑप्शन ए से शुरू है, तो यह बात तो पक्का है कि यहां पे ए होगा। तो लिखा हुआ है कि इजिप्शियंस ऐसा मानते थे कि बॉडी और सोल जो है दोनों इंपॉर्टेंट है, जीते जी और मरने के बाद भी। उसके बाद लिखा हुआ है कि यह इंश्योर करता था कि आत्मा शरीर में वापस आए, ताकि जो मर गया है व्यक्ति वो मरने के बाद खुशी खुशी जी सके। कितनी अजीब बात है, मरने के बाद खुशी खुशी जी सके। एनीवेज, क्या ए के बाद बी होगा? दोनों में कोई कनेक्शन तो मुझे नहीं नजर आ रहा। कि यहां लिखा था इजिप्शियंस ये मानते थे कि बॉडी और सोल जो है ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है, जीने में भी मरने के बाद भी। और बी में कह रहा है कि ये पक्का करता था, ये निश्चित करता था। क्या निश्चित करता था? पता नहीं। इसका मतलब ए के बाद बी नहीं हो सकता, यहां ए के बाद बी है, नहीं हो सकता, ए के बाद बी है, नहीं हो सकता। अब बच्चा ए के बाद या तो डी होगा या तो ए के बाद सी होगा। अच्छा, एक मुझे पढ़ते हुए एक चीज दिखा था, यहां पे भी टूम्स का जिक्र किया गया था और यहां पर भी टूम्स का जिक्र किया गया था। ठीक है, अब देख लो, लिखा है कि द इजिप्शियंस बिलीव्ड, इजिप्शियंस का यह मानना था कि बॉडी और सोल जो है वो एक साथ रहते हैं ह्यूमन एग्जिस्टेंस में, लाइफ में भी और डेथ में भी। अगर मैं इसके बाद डी बिठाऊं, इसलिए उनके जो टूम्स थे उनको भर दिया जाता था फूड, टूल्स और डोमेस्टिक वेयर से। कोई कनेक्शन है? लग तो नहीं रहा। चलो सी बिठा के देखते हैं। इजिप्शियंस का मानना था कि बॉडी और सोल जो है बहुत जरूरी है, जीवन में भी मरने के बाद भी। उनके जो फ्यूनरी प्रैक्टिसेस थे, जैसे कि ममीफिकेशन, और जो उनको दफनाया जाता था टूम्स में, उनको ऐसे डिजाइन किया जाता था कि मरने के बाद भी उनको जो जिंदगी है उसमें उनको रास्ता मिल सके।
इसीलिए उनके टूम्स को हर एक चीज से भर दिया जाता था जो जीने के लिए जरूरी है। ये लाइन, एक तो इसमें टूम्स का इस्तेमाल किया गया, दूसरा ये लाइन खत्म हो रहा है कि उनको असिस्टेंस मिले। यहां मदद की बात की गई थी कि उनको असिस्ट किया जाए, उनके टूम्स को ऐसे डिजाइन करते थे कि उनको मदद मिले जीवन के बाद अपनी राह तलाशने में। और डी में बोला गया कि इसीलिए उनको, उनके टूम्स को भर दिया जाता था खाने से, टूल से, हर एक चीज से जो जीने के लिए जरूरी है। इसका मतलब सी के बाद डी होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। दोनों ऑप्शन चेक कर लो किसमें सी के बाद डी है। सी के बाद डी नहीं है, सी के बाद डी है। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा कि नहीं होगा? क्लियर है क्या? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। ये हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, जिन्हें नहीं पता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का अपना एक अलग प्लेलिस्ट बना है। इसके साथ साथ क्लोज टेस्ट का अपना अलग प्लेलिस्ट बना है। इसके साथ साथ ये सेकंड वीडियो है पैराजंबल्स का। मैंने CHSL का पूरा वीडियो बना रखा है, जिसमें जितने भी CHSL के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस थे, सिनोनिम अलग कवर किया, इडियम्स अलग कवर किया, एरर्स अलग कवर किए, इंप्रूवमेंट अलग कवर किए। ऐसा ही CPO 2024 का भी बना हुआ है। तो अलग अलग करके प्लेलिस्ट बनी हुई है। इस वीडियो को खत्म करने के बाद एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना। जो भी आपको रिलेवेंट वीडियो लगे, जो भी आपको अच्छा वीडियो लगे, यूजफुल वीडियो लगे, उसको 2x स्पीड पे देख लेना। मेरे वीडियोस आमतौर पर बहुत इंफॉर्मेटिव होते हैं। मैं हफ्ते में केवल 2 दिन पोस्ट करता हूँ, वेंसडे को और सैटरडे को रात के 8 बजे। तो लुक फॉरवर्ड करना इस चीज को, क्योंकि हर वीडियो इंफॉर्मेटिव होगा, हर वीडियो एग्जाम से रिलेवेंट होगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पे। लिखा शी वॉज अ बिजी पर्सन, वो एक बिजी पर्सन थी, एंड हैड नो टाइम टू विजिट हर मदर, और उसके पास वक्त नहीं था कि वो अपनी माता को विजिट करे। बी में लिखा हुआ है इट वॉज मदर्स डे, वो एक मदर्स डे का दिन था। अच्छा ध्यान देना, यहां पे शी का इस्तेमाल किया गया, इसका मतलब ए से स्टार्ट नहीं हो सकता, कोई ऑप्शन ए से स्टार्ट नहीं है। सी में लिखा हुआ है शी थॉट हर मदर वुड बी प्लीज टू रिसीव द फ्लावर्स, लिखा हुआ है कि उसको यह लगा कि उसकी माता को खुशी होगी जब वो फ्लावर्स रिसीव करेंगी। अगेन यहां पे शी लिखा हुआ है, तो शी सी से तो शुरू नहीं हो सकता, तो सी वाले ऑप्शन को काट देते हैं। डी में लिखा हुआ है अ वुमन स्टॉप्ड एट अ फ्लावर शॉप टू ऑर्डर सम फ्लावर्स टू बी सेंट टू हर मदर, एक महिला जो है वो एक फ्लावर के शॉप पे रुकी ताकि वो अपनी माता जी को फ्लावर्स भेज सके। ठीक है, अच्छा ध्यान देना मेरी बात पे, यहां पे अ वुमन लिखा हुआ है, अ वुमन लिखा हुआ है, उसके बाद शी है, यहां पे भी शी है। इसका मतलब क्या मैं डेफिनेटली बोलूं कि डी के बाद ही ए या सी होगा? कोई भी ऑप्शन। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि ए पहले होगा सी बाद में होगा, कुछ भी हो सकता है, पर डी के डेफिनेटली बाद ही हमेशा ए या सी होगा। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? यहां पे डी के बाद ए या सी है, यहां पे डी के बाद ए या सी है, यहां पे डी के बाद केवल ए है, सी उसके पहले, ये ऑप्शन भी कट गया। अब या तो आंसर ये बचा या तो आंसर ये बचा, दोनों में से कोई एक ही आंसर हो सकता है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, अगला कॉम्बो हम यहां से ढूंढ के निकालते हैं। ध्यान से मेरी बात को सुनना। देखो क्या लिखा था डी में, एक महिला है जो रुकी एक फ्लावर शॉप पे। ठीक है, तो वो क्या करने वाली थी? फ्लावर्स खरीदने वाली थी। अच्छा वो क्यों रुकी फ्लावर के शॉप में? क्यों वो फ्लावर्स खरीदना चाह रही थी? कुछ तो रीजन रहा होगा। रीजन यहां दिया होगा, इट वॉज मदर्स डे। ये मदर्स डे था, एक महिला रुकी फ्लावर शॉप में कुछ फ्लावर्स खरीदने के लिए, क्योंकि मदर्स डे था। इसका मतलब हमें सेंटेंस किसी भी हाल में किससे शुरू करना है? बी से शुरू करना है, बी से शुरू करना है। दोनों ऑप्शन को चेक कर लो, यहां बी है, यहां बी है, आंसर कौन? डी है। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1 होगा कि नहीं होगा? उम्मीद करता हूं आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए। साथ ही साथ ये भी उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन काफी इंफॉर्मेटिव लगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और नया टॉपिक लेके, कुछ और नए क्वेश्चंस लेके। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर बीइंग विद मी।